नेक्स्ट आ जाए मोदी जी पे क्या विचार है आपके? आप सिंगापुर में 10 साल हो गए आपको, तो वहाँ की लाइफ कैसी है? अच्छा, आपके बच्चों को हिंदी आती है? ये बड़ा 12 फेल देखी है? हाँ 12 फेल देखी है। कैसी लगी आपको? मुझे कहानी अच्छी लगी, लेकिन थोड़ा सा मतभेद मुझे वहाँ पे उस चीज़ से लगा कि इतना कठिन, इतना मतलब कोई डिजर्व नहीं करता है कि भाई 6 अटेम्प्ट तक आप कर रहे हो, फिर रियलाइज कर रहे हो। कहीं ना कहीं पहले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में आपको समझ में खुद तो आ जाता है। हिंदी में ना दर्दनाक लिखा गया है कि आप अगर पढ़ने बैठे तो इंसान का सही में दिमाग खराब हो जाए। अच्छा, आप इंस्टाग्राम के वो सुना रहे थे तो कुछ फनी मैसेज भी आते होंगे। एक पर्टिकुलर ऑडियंस है, मुझे पता नहीं ये कहाँ से आती है कि जैसे ही आप कुछ लिखते हैं उसके नीचे वो लिख देते हैं चुरा लिया ओशो का। रिकॉर्ड पे नहीं है ना ये? नहीं, अब तो रिकॉर्ड हो गया। हाँ बोल देते हैं आप तो फिर बस वहीं से। मुझे ये समझाइए कि जैसे आप सिंगापुर में पिछले आई थिंक 10 साल हो गए आपको, तो वहाँ की लाइफ कैसी है? देखिए, सिंगापुर का क्या है कि एक तो ये डेवलप कंट्री है। अब हम डेवलप की बात करते हैं तो उनका क्या है कि एक मीडियम लाइफ स्टाइल है। तो हर इंसान जो एक औसत लाइफ स्टाइल चाहिए, उनकी वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे फाइनेंशियल नीड्स हो, वो उनकी पूरी हो गई। ठीक है। अब उसके ऊपर नीचे बहुत पैसे वाले भी हैं, थोड़ा कम पैसे वाले भी हैं, तो उनकी लाइफ में ओवरऑल स्ट्रगल्स थोड़ा सा कम है। तो वो बहुत डायरेक्शनल सोसाइटी है। मतलब कहने का ये है कि वहाँ पे हर चीज़ फिगर्ड आउट है, चीज़ें काम करती हैं, थिंग्स वर्क राइट। तो उससे क्या होता है कि उसका पॉजिटिव एक तो ये है कि आपकी जो ओवरऑल जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आपकी ठीक है, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आप जिस दर्जे का भी कमा रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। उसकी जो मुश्किल है, उसके साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लैक ऑफ इंस्पिरेशन। क्योंकि क्या है कि जब स्ट्रगल नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो सॉल्व क्या करोगे? अगर आपको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है तो आपके पास क्रिएटिविटी नहीं होगी। और ये कुछ सोसाइटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना मेन स्ट्रीम हो गई सोसाइटी, इतना औसत मीडियन लाइफ चल रही है, सब चीज़ें फिगर्ड आउट हैं। आपको लगता है कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट लाइफ की है, विच इज़ गुड आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, लेकिन इंस्पिरेशन और इनोवेशन के लिए वो अच्छी नहीं है। तो ये वो सिंगापुर का बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। अब ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी में काफ़ी, रोबोटिक्स में काफ़ी इनोवेशन कर रहे हैं, AI में इनोवेशन कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे वहाँ बड़े हो रहे हैं उनके अंदर आप क्रिएटिविटी कैसे डालें, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे डालें, ये कि उनका बहुत बड़ा चैलेंज है। और इन जनरल लोगों के रिश्ते कैसे हैं यहाँ पे? तो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है। तो जो जैसे देखिए, सिंगापुर एक बहुत मल्टी कल्चरल जगह है, तो वहाँ पे कल्चरल मेल्टिंग पॉट टाइप की जगह है। तो बेसिकली 4 वहाँ के बेसिक ओरिजिन्स हैं। जब सिंगापुर का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था तो उसमें एक इंडियन है, ब्रिटिश हैं, चाइनीज़ हैं और मलय हैं। तो ये 4 लोग हैं। तो वहाँ मिक्स है, रेशियल मिक्स अच्छा खासा है, थोड़ा सा स्क्यूड है चाइनीज़ की तरफ, लेकिन काफ़ी है, इंडियंस भी काफ़ी हैं वहाँ पे, कुछ 9-10% इंडियंस हैं वहाँ पे। तो एक तो ये हो गया कि ये जो रेशियल हार्मनी है, लेकिन उसके बाद भी अपना अपना एक पैकेट है जहाँ पे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन जो सोसाइटी है वो एक तो हाई डिमांडिंग है, बिकॉज वहाँ पे चीज़ें महंगी हैं। इन्फ्लेशन अब थोड़ा बढ़ा है कोविड के बाद, पहले इतना नहीं था। तो जनरली इट्स अ वेरी हार्ड वर्किंग सोसाइटी। तो वहाँ पे लोग काम बहुत कर रहे हैं, और क्योंकि आपको बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए, चाहे वो घर का हो, जो भी हो, तो लोगों के पास वक्त नहीं है। तो काम करने वाली सोसाइटी जहाँ सब लगे हुए हैं। और इंडिविजुअल जो रिलेशनशिप्स हैं, आई थिंक वो बहुत मतलब बहुत न्यूक्लियर टाइप का सीन है वहाँ पे। तो इन जनरल जैसे हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली मैरिज है जो वो काफ़ी एक्चुअली लॉन्ग टर्म चलता है लाइफ में, बट आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे तो मैरिज का जो लाइफ है वो बहुत कम है, एक्चुअली शॉर्ट है। तो वहाँ कैसे रिलेशन है पर्सनल? नहीं, सिंगापुर एक्चुअली काफ़ी ऑफ कोर्स एशियन कंट्री है और वेस्टर्नाइज्ड है, लेकिन काफ़ी एशियन इन्फ्लुएंस है वहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली अगर आप कह लें तो वो सब है, बच्चे करने का कॉन्सेप्ट या साथ में रहने का कॉन्सेप्ट, मैरिज का कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे शादियाँ नहीं कर रहे हैं, या बहुत लोग बहुत बिलीव नहीं कर रहे हैं मैरिज एज इंस्टीट्यूशन में। तो जनरली वो ठीक है, काफ़ी एशियन टाइप का कल्चर है। और वेस्टर्न के कंपैरिजन में जब अमेरिका या US या UK की बात करें तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी बेटर है। एंड जब अपन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या इंडियन लाइफ से कंपेयर करते हैं तो क्या डिफरेंसेज है, ये क्या कॉमन चीज़ें हैं, क्या कॉमन डिफरेंसेज है? तो कॉमन एक तो ये है कि मेरी लर्निंग ये है कि जो आप चाहे वो खाने पीने का लें, या जैसे मैंने फैमिली रिलेशनशिप्स की बात करी, तो ये सब चीज़ें काफ़ी मिलती जुलती हैं। मतलब आपका वो एक होता है ना कि जैसे फेस्टिवल्स का हो गया या साथ में खाने पीने की बात हो गई, तो ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमन सी ही हैं। इतना कोई बहुत अलग नहीं है कि नहीं आप मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे एकदम से अलग रहने का तरीका है। तो काफ़ी इंडियन चीज़ों से मिलता जुलता है अगर आप जगह मूलता देखेंगे तो। और अलग मतलब, हाँ, अगर हम अलग देखें तो क्या चीज़ अलग है? तो अलग में अगर आप देखेंगे तो एक ये है कि तो सबसे जो बड़ी डिफरेंस है वो है कि खासकर आपकी जो जनरेशन जैसे बच्चों को लेकर है ना, तो उस चीज़ में जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हैं तो क्या होता है कि डिपेंडेंसी वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे जब तक बहुत बड़े होते हैं तब तक आप उनके एकदम साथ साथ हैं,
है ना, कि जब तक बच्चे की नौकरी नहीं होगी तब तक वो एक है कि भाई आपको सपोर्ट करना है। और जब पेरेंट्स भी जब बड़े हो जा रहे हैं, जब उनकी एज बढ़ जा रही है, तो उनका बड़ा ये है कि भाई जैसे ही एक डिपेंडेंसी आ जाती है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप एक सोशल नॉर्म की बात देखेंगे तो वहाँ पे ये अलग है, ये है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट आप शुरू से कर रहे हैं, और जो जो बुजुर्ग भी हो जा रहे हैं, जब लोग एज बढ़ जा रही है, तब भी वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम जिम्मेदारी बन गए, अब आप रिटायर हो गए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो ये वाला एक डिफरेंस काफ़ी बड़ा है अगर सोसाइटी में, अगर आप इन जनरल देखेंगे तो। और आप यहाँ इंडिया में कहाँ से हैं? मैं ओरिजिनली बिहार से हूँ। बिहार में एक जगह है मोतिहारी, और वो फेमस इसलिए है कि वहाँ से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, तो इसलिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा महात्मा गांधी का स्मारक है। तो मैं वहाँ से हूँ, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण में। चंपारण एक चीज़ और के लिए फेमस है, जानते हैं आप किस चीज़ के लिए? नहीं बताइए। चंपारण मीट। तो चंपारण में एक स्पेशल तरीके से मटन बनाया जाता है। अच्छा। तो अब वो इतना फेमस हो गया है कि उसके आउटलेट्स बहुत जगह पे हैं। एक्चुअली बैंगलोर में देखे मैंने, और कई जगह पे वो एक ब्रांडिंग की चंपारण मीट की चल गई। तो ये दो चीज़ों के लिए चंपारण फेमस है। तो मैं वहाँ से हूँ, मेरा जन्म वहाँ पे हुआ था मोतिहारी में, और मेरे पेरेंट्स अभी भी वहीं रहते हैं। और जब आप एक्चुअली छोटे थे या बड़े हो रहे थे, तो वहाँ के लोगों की क्या एस्पिरेशंस थी? तो छोटी सी जगह है, जिला था, लेकिन वहाँ पे काफ़ी पढ़ने लिखने वाला माहौल बहुत था। तो टिपिकल वही थी कि IITians और छोटे शहर से आपको IIT तक पहुंचना है। IIT का बड़ा क्रेज़ था, मेडिकल वगैरह का तो कम ही था। तो मैं पला बड़ा उसी प्रेशर में कि IIT तो एक बार में होना चाहिए, करना ही है, और आप स्कूल के टॉपर हैं। तो वो पूरी वही जनता थी। और अभी भी उस शहर से अगर आप देखोगे तो कई जगह लोग IITs में या IIMs में या देश विदेश में कई जगह टिपिकल उस समय जो IT वेव जब चली थी, तो मैं उसी दौर में बड़ा हुआ हूँ, और वहाँ पे यही माहौल था कि उस शहर में। अच्छा। और इन जनरल जैसे कैरियर को लेके सरकारी नौकरी साइड ज़्यादा टिल्ट है या फिर ओपन टू ऑल प्रोफेशंस हैं? नहीं, तो हमारे वो थोड़ा सा परिवार में भी था कि आप किस परिवार से आते हैं। तो जनरल जहाँ पे जैसे पहले कोई कलेक्टर हो गया तो अगले वाले को कुछ भी करके कलेक्टर बनना है, तो UPSC की तैयारी करनी है, चाहे तुम जो कर लो, इंजीनियरिंग पढ़ लो, उसके बाद फिर से आके UPSC की तैयारी करना। तो मेरा सौभाग्य से इतना नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो सरकारी नौकरी में थे, और मेरे जो परिवार में लोग थे, चाचा वाचा, वो इंजीनियर जैसे लोग थे। तो इंजीनियरिंग पढ़ी कुछ लोगों ने। तो माहौल ये था कि आपको इंजीनियरिंग, डॉक्टर, प्राइवेट नौकरी करनी है। मुझे लगता है कि वो थोड़ा मैं सही समय पे आया, तो प्राइवेट नौकरी की तरफ रुझान ज़्यादा था। तो सरकारी नौकरी वाले चक्कर में नहीं फंसे, और मुझे कभी बाद में आगे चल के भी वो इंस्पिरेशन नहीं हुई कि हाँ UPSC करनी है। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ जब, तो कई लोगों को लगता है कि जो चीज़ें जब मोटिवेशनल या सेल्फ हेल्प की लिखते हैं ना, तो लोग समझ जाते हैं कि कभी एस्पिरेंट रहे होंगे पक्का। हाँ, आप एस्पिरेंट के लिए या उन लोगों के लिए लिखते भी हो जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो पर बस ही मेरी कुछ भी कहानी है नहीं, ये लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर शक है कि हाँ ऐसा कुछ रहा होगा, बट है नहीं। तो नहीं, तो आपको जैसे उनका माइंडसेट कैसे पता चलता है कि अच्छा इनको इस चीज़ की या इस विश्वास की जरूरत है जो शायद मैं लिख के दे रहा हूँ उनको? उसमें तो इसमें मेरी एक थ्योरी है, और वो ऑफकोर्स मेरे भी अपने जो सक्सेस या फेलियर से आते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, एक मेरा कॉन्सेप्ट भी उसमें यही है सिमिलर, कि जैसे परीक्षाएं होती हैं तो उसमें आप 1%, 0.5%, 2% की बात करें। मैंने एक टेड टॉक दिया था अभी पिछले साल, तो वहाँ मैंने स्टेज से ये बात भी कही थी कि क्या करते हैं हम, कि जो वो 1% है, हम उसमें रैंक 93 की बात भी कर रहे हैं, रैंक 94 की बात भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वाला जो है सब उसको हमने सबको एक बक्से में डाल दिया, और उस बक्से के ऊपर लिख दिया फेल। ठीक है, अब वो पेटी अगर हम 10 साल के बाद खोलते हैं तो उस पेटी में से निकल कर आएंगी बहुत सारी चीज़ें। कोई उसमें से मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन बन जाएगा, कोई हो सकता है कि जैसे IIT की पेटी खोली हमने मान लीजिए, तो हो सकता है कि कोई कल को एक कंपनी चला रहा है जिसमें IIT में पढ़ा हुआ कोई काम कर रहा है उसके अंदर। तो ये जो एक नोशन है, जब इस साइकोलॉजी को मैंने समझा, क्योंकि मैंने भी IIT की बहुत तैयारी की थी, मेरा नहीं हुआ दुर्भाग्य से कभी। मैंने कहीं प्राइवेट जगह से बैंगलोर से इंजीनियरिंग की, बाद में MBA के लिए अच्छे कॉलेज में कर लिया क्रैक मैंने। तो मुझे ये साइकोलॉजी समझ में आई कि ये जो नैरेटिव बताया जा रहा है, हाँ कि भाई ये 1, 2, 3 आखिरी अटेम्प्ट और इसके बाद जिंदगी खत्म, तो वो आखिरी स्टॉप नहीं है। और एक ये कॉन्सेप्ट है, और दूसरी ये जो साइकोलॉजी में, और खासकर अगर आप मेरे लिखे में या कहे में अगर आप समझोगे, तो मैं वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो, चाहे वो एस्पिरेंट की बात हो या इन जनरल स्टूडेंट्स की बात हो, कि आपको एक सिक्वेंशियल प्रोसेस बताया जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि पहले पढ़ लो, कुछ कर लो, फिर तुम रिश्तों के ऊपर ध्यान दो, फिर तुम स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दो, फिर तुम स्पिरिचुअल बनो। ये प्रोसेस सिक्वेंशियल नहीं है, क्योंकि अगर आप मुझे भी देखेंगे, मान लीजिए कि आई एम नॉट इन बेस्ट ऑफ माई हेल्थ, तो उसमें क्या है, रीजन क्या है उसका, कि ये जो अवेयरनेस थी वो ये थी कि अरे हेल्थ तो 40 के बाद देखेंगे, है ना। स्पिरिचुअलिटी नहीं है, इसके कारण बहुत सारी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही हैं। तो मेरा ये जो एक चीज़ जो मैं प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी बातों से, अपने लेखन से, वो ये है कि भाई एक कलेक्टिव कंसाइंस जो है, कि भाई कैसे आप हर चीज़ की वैल्यू को लोगों के दिमाग में, जैसे एस्पिरेंट स्टूडेंट हो तो तुम्हें अपने जब हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे, अब मान लो कल एग्जाम के समय तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तो तुम बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकते। 1 घंटे 2 घंटे का जो परीक्षा का समय होता है, वो सिर्फ ये नहीं कि आपने क्या पढ़ा है,
वो ये भी है, मैं और आप जानते हैं कि आपका एग्जाम टेम्परामेंट क्या है वहाँ पे, Definitely. और उसमें आपकी साइकोलॉजी, आपका हेल्थ। तो मैसेज ये है कि एस्पिरेंट्स के लिए वो बातें भी कही जाएं जो सिर्फ नॉलेज बेस या कॉलेज नोट्स या सामान्य ज्ञान के नोट से बढ़कर है। तो वो डायमेंशंस को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, बस इतना है। बट ऐसा भी हो सकता है ना कि हम जिस स्टेज पे हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर हमने सॉल्व कर लिए हैं, वेरिएबल ख़त्म कर दिया है हमारी लाइफ के, तो हमें लगता है कि अच्छा हेल्थ बहुत ज़रूरी है, रिश्ते बहुत ज़रूरी है, और हम आप सबको एक साथ देख रहे हैं। बट कई लोग उस जीवन के उस पॉइंट पे हैं जहाँ उनको या ऐसे उस चुंगल में फंसे हुए हैं कि उसको उस टाइम पे यही दिख रहा है कि यही एक रास्ता है जहाँ से सारे द्वार खुल सकते हैं। हाँ। तो और डिप्रायोरिटाइज कर रहे हैं हेल्थ को, रिश्तों को। हाँ। ये भी हो सकता है कि हमें लग रहा हो, लेकिन उन बेचारों की हालत ही ऐसी। हाँ, इसलिए अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसलिए जब मैं मोटिवेशन की बात करता हूँ, तो मेरा जो ओवरऑल मोटिवेशन वाला कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट भी है, क्योंकि उसमें एक अजीब तरह की टॉक्सिसिटी बताई जा रही है। उसमें टॉक्सिसिटी जब मैं कहता हूँ, तो आप जब लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं या मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आप एक सिंपैथी वाला एंगल या एम्पैथी का एंगल जो है आपका, वो मिसिंग है उसमें। आप उसको बस कह रहे हैं दौड़ते रहो, यही एक रास्ता है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो आप मान लीजिए कि कोई मोटिवेशनल गुरु हैं या कोई शिक्षक हैं या इवन जो लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं, उनमें एक वो एलिमेंट डालना कि भाई एंड ऑफ पॉसिबिलिटीज नहीं है इस चीज़ को, है ना, और उसके साथ सिंपैथी रखना उस जगह पर। तो ये वाला उसमें आ नहीं रहा है। तो ये लोगों की समझ, क्योंकि बहुत कंडीशन है आपकी जो तैयारी जो है ना, उसको बड़ी कंडीशन की है कि इस तरीके से करोगे तो ही होगा, ये होगा तभी सही होगा। हाँ, तो वो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। वो फंडामेंटल है, क्योंकि वो प्रेशर पॉइंट कैसे बनता है जो आप बता रहे हैं कि लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, वो प्रेशर पॉइंट भी बहुत कंडीशनिंग आपकी बचपन से हुई है, क्योंकि आपको बताया गया है कि आप उसी तरह से आगे बढ़ते जाना है और करते जाना है। तो अब उसको अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो बहुत पीछे पेरेंटिंग तक चला जाता है। आप किन कहानियों में जी के आए हैं, किस तरह के अनुभवों से जी कर आए हैं, आपके आसपास क्या माहौल था। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो आप अगर एस्पिरेंट से बात कर रहे हैं, जहाँ पे भी एक मोटिवेशनल वाला एंगल है, उसको थोड़ा सा 360 डिग्री बनाने की जरूरत है। एक वो सीधी चाल कि भाई एकदम लग जाओ और है ना कि बड़ी वो एक जहरीली शायरी कहता हूँ मैं उसको कि वो देखा आपने 12th फेल देखी है? हाँ, 12th फेल देखी है मैंने। कैसी लगी आपको? मुझे कहानी अच्छी लगी और एक्टिंग वगैरह बड़ी अच्छी लगी विक्रांत की मुझे। जो उसमें जीवट दिखाया गया है कि भाई ठीक है, जैसी भी सिचुएशन हो, मुझे लगता है कि उसमें भी कहीं ना कहीं सिंपैथी वाला एंगल मिसिंग था, क्योंकि इतना उस मतलब एक कठिनाई को दिखाने के उसमें जो चित्रण किया गया है उस चीज़ का, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उससे वो मैसेज फिर ये जाता है कि मतलब दया मिसिंग हो रही है पूरी स्टोरी में। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस कैरेक्टर को ये नहीं बताया जा रहा है कि भाई उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे उसको अपने आप के लिए भी सहानुभूति रखनी थी। तो बहुत हार्डशिप दिखाई है, इंस्पिरेशनल स्टोरी है, लेकिन थोड़ा सा मतभेद मुझे वहाँ पे उस चीज़ से लगा कि इतना कठिन, इतना मतलब कोई डिजर्व नहीं करता है कि ज़िंदगी में आप इतना जो दिखा रहे हैं कि वो रिश्तों की भी परवाह छोड़ दी, शारीरिक तरीके से भी इतना ज़्यादा, और ऑफ कोर्स सिनेमेटोग्राफी करने के लिए उस चीज़ को बड़ा थोड़ा मसाला लगा के और भी कठिन दिखाया गया उस चीज़ को। तो और अगर हम इसी कहानी को, अगर स्टोरी को मान लीजिए कि हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है, तो उसमें जो 12th फेल में मनोज होते हैं वो और क्या कर सकते थे? अगर मान लो सहानुभूति का एंगल ऐड करना है उसमें, तो और क्या कर सकता था वो इंसान? क्योंकि घर पे उसकी कंडीशन एकदम खत्म, मतलब वो खुद बेचारा कैसे कैसे पैसे जोड़ के क्या काम करके पढ़ रहा है। अगर वो कहीं भी, तो उसको एक ही रास्ता दिख रहा है कि अगर मैं यूपीएससी क्लियर कर लेता हूँ तो मुझे श्रद्धा भी मिल जाएगी, मेरी फैमिली वाले भी खुश हैं, और आगे आपका जो समाज का स्टेटस है, एकदम से आप यहाँ हो और यहाँ पहुँच जाओगे। तो सब कुछ उसको रास्ता एक ही दिख रहा है कि और सरकारी नौकरी हो सकती है, या फिर मे बी वो यूपीएससी कर रहा था तो IAS IPS देख सकता है। अगर मान लीजिए जब उसमें एक एम्पैथी ऐड करते हैं और उसमें एक सहानुभूति ऐड करते हैं, तो क्या अलग रास्ता चुन सकता था? देखिए, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप जब पिक्चराइजेशन करते हैं कि आपके साथ जब ज़िंदगी में जैसे कि बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, तो किसी भी खास समय पर बहुत कम ऐसे क्षण होते हैं जहाँ पे मान लीजिए कि 10% 5% आपके पूरे टाइम का एक जीवन का कुछ इस तरह का कोई एक ऐसा माहौल होता है, एक ऐसा क्षण होता है जहाँ पे एकदम सब कुछ नेगेटिव होता है। तो वो भी पल आते हैं लोगों के जो बहुत एक्सट्रीम तक चले जाते हैं लोगों के लिए। पर मेरा मानना है कि आप कितने भी हार्डशिप से जब गुजर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी अप्स एंड डाउन्स थोड़े से उसमें आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो मनोज की कहानी हो रही है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो कहीं से नहीं आया। तो मान लीजिए कि जैसे पिता का एंगल उसको मुश्किल लग रहा है, मान लीजिए कि रिश्ते का एंगल मुश्किल लग रहा है, हो सकता है कि माँ का एंगल उसके साथ सॉफ्ट दिल में हो कहीं ना कहीं। तो वो थोड़ा सा एलिमेंट उसमें लेकर आना कि कोई उसको, जैसे मान लीजिए कोई मदद कर रहा है तो उसमें कैरेक्टर है जो उसकी मदद करता है, या एक दोस्त है मान लीजिए, तो उसको लेकर अच्छा एक तो एंगल ये हो गया कि कुछ अच्छा भी तो आता है ख्याल, आप कितने भी उससे गुजर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आप मिस ही कर रहे हैं कि अच्छा चलो इस समय माँ होती तो ऐसे कर देती,
ठीक है, एक एंगल ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आप दूसरों को उस समय भी दूसरों को मदद कर सकते हैं कि नहीं। उसमें जो थोड़ा सा दिखाया गया है कि वो अपनी मुश्किल में, जो शुरू में उसका जो रिश्ता होता है, जो मिलता है, तैयारियां कराता है लड़की को, तो उसमें श्रद्धा को, तो वो वाली जो कहानी है उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा उसको एम्पलीफाई करना चाहिए था। उस चीज को दिखाना चाहिए था कि आदमी मुश्किल समय में भी किसी को कुछ ना कुछ दे सकता है, क्योंकि आप एक दिन के अंदर ना 24 घंटे के अंदर भी कई तरह के इमोशंस के अप एंड डाउन से गुजरते हैं। एकदम सपाट सब कुछ एक हमेशा 24 घंटे भी खराब नहीं हो रहा होता है। तो पिक्चराइजेशन की बात है, मुझे लगता है कि मुश्किल तो थी, जिस तरह की कहानी है उस तरह से उतनी ही हार्डशिप होगी, पर वो जो एलिमेंट है पिक्चराइजेशन का, उसमें थोड़ा सा अगर एक एक्सट्रीम तो दिखाया ही गया है, उसमें थोड़ा सा और उसको सॉफ्ट करके बताते तो आई थिंक वो क्लोज टू रियलिटी नहीं है, क्योंकि रियलिटी में ये होता है कि सारी चीजें साथ में चल रही होती है, लेकिन फिल्म में बाकी चीजें रोक दी जाती हैं और एक जो कहानी सुनाई जाती है, यूपीएससी है आपका कठिन समय। लेकिन अब जैसे मान लो कि आप जब दिखा रहे हो, मैं बोलूँ कि यार उस टाइम पे मैं बहुत दुखी था यार, उस पूरे साल में मेरा नेगेटिव ऐसे दुखी वाला फेज चल रहा था, तो उसमें ऐसा थोड़ी है कि दुखी था, उसमें कुछ क्षण ऐसे भी थे जहाँ मैं खुश था, दोस्तों के साथ हंस खुश रहा था, ऐसे खेल रहा था, वो भी थे, बट खा लिया मन का, ये भी तो हुआ ही होगा ना। हाँ बिल्कुल, नहीं उसमें अच्छे पल भी थे कि, बट ओवरऑल में भी वो नेगेटिव हो कि 60% सैड है और 40%, तो वो जब लेकिन वो कहानी सुनाई जाती है तो 40% को एकदम काट देते हो और आप एक 60% सुनाते हो 100% करके। एकदम ब्लैक एंड व्हाइट वाली जो बात है ना, ग्रे नहीं रखा जा रहा उसको। अब मुझे इससे थोड़ी तकलीफ है इस चीज़ से, क्योंकि अच्छा कंटेंट में भी ना, इन जनरल मूवी के अलावा भी कंटेंट अगर आप देखेंगे, जो इंस्टाग्राम पे कंटेंट है या फेसबुक पे कंटेंट है, जो मोटिवेशनल कंटेंट है, वो कुछ लोग बड़े टॉक्सिक कंटेंट लेकर आ रहे हैं। मतलब वो जैसे कि अब नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ एक आध लोग हैं जो, ऐसा मैं देखता हूँ चैनल्स वगैरह, जहाँ पे एकदम ऐसी बात की सब छोड़ दो, सबको भूल जाओ और जी जान लगा दो, खुद को आग में झोंक दो। तो ये क्या हो रहा है ना कि इससे एक मैसेज बड़ा उस तरह का जा रहा है कि भाई जिंदगी कितनी कठिन है ना। और देखा जाए तो आप अपने जीवन की यात्रा, जैसे आपने कहा कि आप गुजर चुके हैं, हमने कई चीज़ें सॉल्व कर ली हैं, लेकिन नई प्रॉब्लम्स है ज़िंदगी में, है ना। और अगर आप रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी पिछली ज़िंदगी पे देखेंगे तो लगेगा कि आपने सॉल्व भी करी हैं कई चीज़ें, है ना। और जो होता गया है उसमें आपके अलग अलग रिस्पॉन्स रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों से आप उभरे भी हैं, उन चीज़ों से आगे भी आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ खत्म हो गया, एक तरफा एकदम ज़िंदगी चलती रही, तब ऐसी ही ज़िंदगी चलती है। अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। आपको हर स्टेज पे लगेगा कि यही मैक्सिमम हो रहा है मेरे साथ और मेरे साथ ही हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। तो ये अनुभव जो है, ये वाला बहुत ज़रूरी है। तो ये जिनको अनुभव नहीं है वो क्या कर रहे हैं कि वो एक तरफा वही कहानी बता रहे हैं कि भाई जल जाओ, मर जाओ, कुछ भी कर लो, रिश्तों को त्याग दो, तभी जाके तुम कुछ ज़िंदगी में कर पाओगे। हाँ, मतलब आई थिंक सोशल मीडिया गेम तो बहुत ही अलग है। मतलब आप रियलिटी में मोटिवेट करना ही नहीं चाह रहे हो, आपको ये पता है कि ये चलेगा। हाँ, वो मसाला क्या है। हाँ, मतलब आपने वो कैप्सूल पकड़ लिया है कि ये चलेगा। हाँ। आपने वैसा ही कैप्सूल तैयार किया और लोगों को दे दिया। आपका वही नहीं है, मोटिव ही नहीं है कि इनकी जीवन का कोई दुख सफल हो। हाँ हाँ, वो तो व्यूज और लाइक्स की बात चल रही है, उसी का ऑप्टिमाइज कर रहे हैं उस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इन जनरल आपका लाइफ को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि किस तरह की लाइफ होनी चाहिए या एक हमें किस तरह की लाइफ जीनी चाहिए? मुझे लगता है कि सिंप्लिसिटी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है और ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हुए उस पर, लेकिन ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर ले रहे हैं ज़िंदगी को, है ना। क्योंकि क्या होता है कि एक कांस्टेंट भागा भागी है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने ये गोल पोस्ट चेज कर रहे हैं, अच्छा वो गोल पोस्ट हमेशा शिफ्ट होता रहता है, क्योंकि आपको लग, अब मान लीजिए कि मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किताबें क्यों लिख रहा हूँ, मैं कविताएं क्यों कह रहा हूँ, उसमें भी वक्त जा रहा है। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ एक अधूरापन है, कहीं ना कहीं मुझे एक गोल पोस्ट नया मेरा बन गया है। अब मुझे लग रहा है कि मेरी जो डेफिनेशन है ज़िंदगी की, कि हैप्पीनेस की कह लीजिए, खुशी की कहिए, जो कहिए, कहीं ना कहीं वो एक एलिमेंट है जो मेरे में मिसिंग है, ठीक है। तो ये गोल पोस्ट आपकी लाइफ में आते रहेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में कॉन्ट्रास्ट भी आते रहेंगे, कंपैरिजन भी आता रहेगा कि अच्छा इसने ये कर लिया। अब मान लीजिए कि मैं आपके साथ बैठ के बात करूं और इतनी देर में मैं स्टॉक की ट्रेडिंग कर लूं, तो दोनों में मुझे हो सकता है कि भाई इधर पैसा ज़्यादा है, लेकिन आपको चीज़ें चुननी पड़ेंगी। और ये जो डिसीजंस हैं आपकी लाइफ में ना, ये डिसीजंस हमने इसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है। तो इसमें क्या है कि सिंपल मेरा फंडा जो ये है कि बहुत सहज, कि मन क्या कर रहा है, ठीक है, वही कर लो। तो इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। सहज रखो कि ठीक है, अगला ये कर रहा है, ये भी हो सकता था, पॉसिबिलिटीज ये हैं, ऑप्शंस। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में एक जो सीखना जीने का तरीका है वो सबसे ज़रूरी है कि विकल्पों को कम कैसे करना है। क्योंकि हम एक तरफा जब शुरू करते हैं ना तो बहुत डाइवर्ज, हम हमें ढूंढते रहते हैं कि एक और विकल्प, एक और विकल्प। नौकरी में रहेंगे, एक जगह कर रहे हैं, 3 जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, अच्छा पता नहीं है कि वहाँ जाने के बाद क्या होगा, है ना। तो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। तो एक चीज़ मैंने जो अपनी किताबें में लिखी थी, और ये है कि ज़िंदगी जो है
सिर्फ पीछे भागते रहने का काम नहीं है। कई बार जिंदगी आपके साथ घटती भी है, अक्सर जिंदगी आपके साथ घटती है। तो आप अगर एक जगह पे भी रहे हैं और उसको सिंपल डिसीजंस कि भाई जैसे मुझे इस समय क्या निर्णय लेना है, 2 विकल्प है मेरे पास, चलो यार एक विकल्प हटा दिया मैंने, बड़े सिंपल से, क्योंकि मेरा मन कर रहा है, मुझे ये खाने का मन कर रहा है, मुझे ये करने का मन कर रहा है, तो बस मैं करूँगा। अब उसमें जितने विकल्प मैं ढूंढूंगा कि इस वक्त पे इतने सारे विकल्प थे, सब इवैल्यूएट करूँगा, वो कॉम्प्लेक्सिटी है। तो वो सहजता, आप जितनी ज़िंदगी में अपने अननोन्स को कम करें, ऑप्शंस को कम करें, और जो मन करता है वो करिए। अच्छा, आप पिछले 10 जॉब कितने सालों से कर रहे हैं आप? 15 साल हो गए। 15 साल। और आपका इंजीनियरिंग किया आपने, फिर IIM किया, और IIM माइका से MBA किया था। हाँ, MBA किया, और फिर आपने एक्चुअली जॉब किया। इस पूरे टाइम में आप एक्चुअली, आई एम एज्यूमिंग कि जो लैंग्वेज रहा होगा पढ़ने का वो इंग्लिश ही रहा होगा, और आज भी काम कर रहे हो इंग्लिश ही रहा होगा, राइट? हाँ। तो वहाँ पे रहते हुए, उस माहौल में रहते हो, आप हिंदी में क्यों चूज करते हो कि मेरे को यार हिंदी में एक्सप्रेस करना है? हाँ। एडिशन टू दैट कि ये एक, मतलब आप, एक तो ये हो सकता है चॉइस की, और ऑब्वियसली होगा भी कि आप हिंदी में सहज महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप खुद एक उसी बैकग्राउंड से आते हैं। हाँ। और एक स्मार्ट डिसीजन भी हो सकता है कि यार हिंदी की ऑडियंस अभी सीख रही है चीज़ों को, इंग्लिश की ऑडियंस को आता है। हमने जो भी जीवन देखा है, हमने वो दुनिया भी देखी है जिसको कुछ नहीं पता, हमने वो दुनिया भी देखी है जिसको सब कुछ पता है, और आगे की भी चीज़ें पता है। तो कैसे बेस ये जो गैप है उसको कम किया जाए, और उसका शायद कम करने के लिए जो भाषा है वो हिंदी हो सकती है। तो आपका क्या रीज़न है? हाँ, नहीं, दरअसल दोनों रीज़न है। तो आपने ये सही पकड़ा कि एक तो इमोशनल जो भावनात्मक लगाव है लैंग्वेज से, कि भाई हिंदी बोल के अच्छा लगता है। अच्छा, जब मैंने लिखना शुरू किया था, बोलना शुरू किया था, तो मुझे लगा कि अंग्रेजी, क्योंकि वो मेरी ब्रांडिंग के साथ बहुत अच्छा जाता है। अब मैं अगर बोलूँ कि जैसे आपने बोला कि बाहर रहते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं या एक प्रोफाइल है अपनी, पढ़े लिखे हैं, तो वो मेरी ब्रांडिंग के साथ बढ़िया जाता है। एंड आई थिंक मे बी वो रास्ता थोड़ा आसान हो सकता था अगर मैं इसमें कुछ स्केल करना चाहता हूँ। तो एक तो मुझे लगा कि जो मैं बातें कह रहा हूँ, जैसे मैं अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि आप पढ़े लिखे हैं, आप लिंक्डइन वाली ऑडियंस है, मैं आपको से कहता हूँ कि लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये बात आपके लिए बहुत नई नहीं है, तो अक्सर लोग ये कहेंगे कि चलो मतलब हमने सुना ही है, ठीक है ना, तो इससे कुछ बहुत ज़्यादा आप इन्फ्लुएंस कर नहीं पा रहे हैं लोगों को, क्योंकि या तो लोग इस चीज़ को अनुभव कर चुके हैं, या उनके पास एक डिनायल है, वो चाहते हैं, कर नहीं पा रहे, उनको पता है कि एक्सपेरिमेंटेशन लाइफ में ज़रूरी है। और आई एम श्योर कि जो लिंक्डइन की भी जनता है, जैसे मान लीजिए कि वो भी नहीं कर पा रही है, लेकिन वो डिनायल में है कि हम, वो कहेंगे नहीं कि हम नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को। तो मुझे लगा कि अगर इसका इम्पैक्ट क्रिएट करना है, राइट, तो इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए ऐसी जनता से बात की जाए जिसके लिए ये बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी Tier 2 सिटी के किसी स्टूडेंट को, जो एस्पिरेंट है या कोई ऐसे ही स्टूडेंट है, जिसको मैं ये बात कहता हूँ कि देखो लाइफ में क्या है कि सीखने का एक ही तरीका है, वो है एक्सपेरिमेंट करना, है ना। तो तुम एक्सपेरिमेंट का क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट इज नॉट ऑलवेज सक्सेस, इट इज ऑल्सो फेल, एंड यू लर्न मोर फ्रॉम फेल्ड एक्सपेरिमेंट। तो उसमें ये बात अगर मैं उस स्टूडेंट को कहूँ तो हो सकता है कि उस पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। और इसको कहने के लिए जो भाषा है, खासकर जिस ऑडियंस को मैं देख रहा हूँ, तो मैंने जब शुरू किया था तो मेरा, आपने जैसे सही कहा कि ये ज़रूर दिमाग में था कि जो इम्पैक्ट है उसकी डेफिनेशन क्या है। इम्पैक्ट की डेफिनेशन 2 चीज़ें हैं, एक तो है इंटेंसिटी, दूसरा है स्केल, ठीक है, कि मैं कोई चीज़ बहुत डीप कर रहा हूँ जो आपके दिमाग पर असर डालेगी, कोई चीज़ कहने का, कोई चीज़ लिखने का, और फिर उसको स्केल करना है कि आप कितने ज़्यादा लोगों तक उस चीज़ को लेकर जा सकते हैं। तो मुझे लगा ये दोनों इसमें काम करती है, क्योंकि जब मैं अगर इस हिंदी भाषा में वैसे ऑडियंस के लिए बात कह रहा हूँ तो, और वो मैं सही था उसमें कहीं ना कहीं, हालांकि मैं अभी भी सीख रहा हूँ अपनी यात्रा में, लेकिन ये मुझे समझ में आया कि इसका जो इमोशनल कनेक्ट है बहुत स्ट्रांग है। मतलब किसी को एक लिखी हुई लाइन, इतने संवेदनशील मैसेजेज आते हैं मुझे, और इसमें स्केल भी है क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑडियंस है हिंदुस्तान में खासकर, जहाँ पे ये मैसेजेस नहीं पहुँच रहे हैं, ये बहुत एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप में अटके हुए हैं। तो अब जो शुरू था वो बड़ा भावनात्मक तरीके से था, इमोशनल था हिंदी में लिखना, और मैंने कहीं स्टेज से कहा था कि मुझसे पूछा हिंदी बोले, तो मैंने कहा कि क्योंकि माँ हिंदी समझती है। तो वो एक था कहीं ना कहीं, लेकिन अब जो है मेरे लिए ऐसे पर्पस के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल उससे जुड़ी हुई है कि मुझे लगता है कि इसमें बहुत स्केल है और इसकी ज़रूरत है जिन लोगों को आप करना है। इसलिए मैं बड़ा इस चीज़ को लेकर पर्टिकुलर हूँ कि मैं अभी हिंदी में ही लिखूंगा, हिंदी में ही कहूँगा जितना कह सकता हूँ। तो यही मेन रीज़न है इसका। और ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ लिखने पढ़ने का? हाँ, तो लिखने का ये है कि देखिए इंटरेस्ट तो था, क्योंकि पढ़ा मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, छोटे शहर से आया था, हिंदी मीडियम में पढ़ा, तो किताबें पढ़ी थी और कहानियाँ थी जो कुछ दिमाग में बड़ी छपी हुई थी, तो बहुत सालों तक रही दिमाग में कहानियाँ, और था एक इंटरेस्ट, तो पढ़े, मतलब इंजीनियरिंग भी की, सब कुछ किया, लेकिन MBA किया, जहाँ भी गए तो किताबें पढ़ते थे, हिंदी किताबें पढ़ते थे, हिंदी कविताएं सुनते थे, कुछ लोगों से भी मिलना जुलना रहा। जब भी अपने शहर गए तो कुछ इस तरह के लोग जो साहित्य से हैं, जो भी, तो परिवार में कोई नहीं था, लेकिन तो लिखता रहा कुछ। अच्छा, वो एक दौर
कॉलेज वाला था तो उसमें कुछ शेरो शायरी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए भी लिखी तो वो भी चला, वो भी दौर गुजरा। फिर थोड़ा सा फिलोसॉफिकल लाइफ में आया तो कुछ कुछ कविताएं लिखी, बहुत सारी लिखी। एक समय में बॉम्बे में था, एक छोटी सी नौकरी कर रहा था MBA के बाद, तो उस समय थोड़ा सा स्ट्रगल फील हुआ। बैंगलोर तो है ही, बॉम्बे तो है ही स्ट्रगल, तो वहाँ पे थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई, पैसे भी कम लगने लगे, रहने को जगह नहीं थी, तो बड़े उसमें फिर दार्शनिक वो एक सोच शुरू हुई वहाँ पे, तो फिर लिखने की तरफ माहौल गया, तो वहाँ लिखा मैंने। तो वहाँ मैंने कुछ 30-40 कविताएं लिखी थी। बाद में जब फास्ट फॉरवर्ड, जब सिंगापुर आ गए, थोड़ा बहुत बिजी हो गए, तो एक वक्त में 2018 के आसपास थोड़ी एकदम ऐसे ही काम पे गया था, कहीं जापान में था, तबीयत खराब हो गई बहुत, तो ऐसे ही रेलवे प्लेटफॉर्म पे गिर गया, लोगों ने मदद करी, तो बड़ा उस समय एक इंट्रोस्पेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन किया कि भाई वो होता है ना सवाल कि किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। और वहाँ पे कुछ पुरानी कविताएं फिर दिमाग में आई, कुछ नया लिखा, और तब लगा कि ये लोगों से साझा करनी चाहिए। तो एक बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन फिर मैंने एक सेल्फ पब्लिश्ड किताब करी जिसमें वो 30-40 कविताएं जो मुंबई में लिखी थी मैंने, उस किताब का नाम था 1/2 फिल्टर कॉफ़ी। अच्छा, उसका नाम 1/2 फिल्टर कॉफ़ी इसलिए था क्योंकि मैं बैंगलोर में, मैंने इंजीनियरिंग की थी, तो वहाँ लोग 2 फिल्टर कॉफ़ी बहुत पीते हैं, तो वो कोई कहानी उससे जुड़ी हुई, उसमें कुछ कविता भी लिखी थी मैंने। तो वो सारा पर्सनल अनुभव था, जो जहाँ बड़ा दुख लगा, कुछ ब्रेकअप की कविताएं थी, तो बहुत लोगों ने, घर वालों ने पढ़ी वो किताब ऐसे, लेकिन सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। और ये जब 2018 में, उस समय कोविड का भी समय था, और लिख के मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पर डालना शुरू किया, तो एक आध चीज़ें वायरल सी हुई, और कुछ बड़े संवेदनशील पर्सनल मैसेजेस मुझे आए, मतलब इस एक्सट्रीम तक कि सर मैं आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, आपके ये पढ़ने के कारण मैंने अपना निर्णय बदल दिया, या कुछ इस तरह की चीज़ें संवेदनशील। कोविड में कई लोगों ने अपनों को खो दिया, तो उनके बहुत संवेदनशील मैसेजेस आए कि आपकी कविताएं सहारा बन गई, और ये हुआ। तो मुझे लगा कि नहीं, ये जो मैं सोच रहा था, इम्पैक्ट, पर्सनल एक रिफ्लेक्शन, ये सब चीज़ें एक साथ आ रही हैं। तब वहाँ से थोड़ी सी सीरियस राइटिंग शुरू हुई, तब लगा कि नहीं, ये किताब लिखनी चाहिए, ये लिखते रहना चाहिए और पढ़ना चाहिए, और तब वहाँ से फिर अगली किताब आई, ऐसे करके। तो अभी जैसे आपका मोस्ट ऑफ द राइटिंग के टॉपिक्स हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम एंड इवन आपकी बुक में भी देखोगे तो मोटिवेशन के अराउंड, कि कैसे आप एक्चुअली पॉजिटिविटी आप मेंटेन करें, तो उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न मुझे ये है कि जैसा मैंने कहा कि एक ऐसा इंसिडेंस हुआ मेरे साथ पर्सनल, तो मैंने थोड़ा इसमें किया शोध, और अभी भी कर रहा हूँ। तो इतना स्पिरिचुअल अभी तक कुछ खास नहीं है, लेकिन कर रहा हूँ परिवर्तन कुछ जीवन में अपने। तो एक तो मेरी अपनी यात्रा रही है कि थोड़े से परिवर्तन मुझे खुद पे, भाई इतना प्रेशर क्यों ले रहे हैं लाइफ में। तो अब थोड़ा मैं अध्यात्म की तरफ भी बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा मैं और चीज़ें डीप पढ़ रहा हूँ, मीनिंग समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और कह भी रहा हूँ लोगों से। तो मुझे जनरल जो ये लगा कि भाई सफरिंग जो है ये बहुत ज़्यादा है। मतलब मैंने अपने आप को ही पहले सोचा, तो मुझे लगा कि मैं तो उन चीज़ों के लिए सफ़र कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे करना ही नहीं चाहिए। मतलब ज़बरदस्ती, अगर आप छोटी छोटी चीज़ें अगर मान लीजिए सोचें, ग्रैटिट्यूड मान लीजिए कहते हैं, कि सोचे कि भाई इतना है, छोटा शहर, कहाँ से आए थे, कहाँ पहुँच गए, अच्छा तब भी रो रहे थे, अब भी रो रहे हैं, अभी भी कुछ कम रह गया, तो ये कब खत्म होगा, है ना। और इसको जब मैंने थोड़ा और डाइसेक्ट किया, जब तरह तरह के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ बात की, जब स्टूडेंट्स, कपल्स, जिस तरह से मिलना जुलना, सब जगह देखा, नज़र उठा के जब देखा, तब समझ में आया कि ये हर जगह है, ये सफरिंग हर जगह है। तो इसमें ऐसा क्या लिखा जाए जिसमें एक एलिमेंट हो जो बहुत टॉक्सिक मोटिवेशनल नहीं हो, है ना, कि जो कि सब कुछ पा लेने की चाहत है और सब कर डालने की, सब छोड़ देने की। तो उससे हटके थोड़ा सा ऐसा लिखा जाए जिसमें एक मिक्स हो, कि एक अंडरस्टैंडिंग हो, एलिमेंट्स जो आपके ह्यूमन रिलेशनशिप के हैं, या सेल्फ हेल्प कह लें, या सेल्फ लव कह लें, इस तरह की चीज़ें, जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। तो इसलिए मैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है। अच्छा, पहले ये लगता था कि ये ज़रूरत एक खास वर्ग को है, जहाँ लगता था कि जहाँ रिसोर्सेज नहीं है, जहाँ संसाधन नहीं पहुँच रहे हैं, छोटे शहरों के लोग हैं, उस जैसा मैंने शुरू में कहा कि ऐसी नई बातें उनको कही जाएँ। अच्छा, फिर जब मैंने उसको थोड़ा सा ब्रॉड किया, तब मैंने देखा कि दरअसल ये चीज़ें बाकी लोगों से भी रेजोनेट कर रही हैं, क्योंकि संघर्ष सबके जीवन में, चाहे उसकी परिभाषा जो भी हो, कोई रिश्तों में उलझा हुआ है, किसी को फाइनेंशियली है, किसी न कोई स्वास्थ्य के कारण है, तो मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत है। अच्छा, जब मैंने इसमें थोड़ा सा शोध किया कि भाई इसमें क्या लिखा गया है, इसमें क्या पढ़ा गया है, तो एक मुझे लगा कि हिंदी में इस तरह का कंटेंट कम लिखा गया है। ऐसा नहीं कि नहीं लिखा गया, मैं ही पहले लिख रहा हूँ, लेकिन कम लिखा गया है। अनुवादित किताबें ज़्यादा हैं जिसमें कॉन्टेक्स्ट इतना मैच नहीं करता जो देसी कॉन्टेक्स्ट है, आपका इंडिया का कॉन्टेक्स्ट है। तो मुझे लगा कि एक स्पेस है, इसकी ज़रूरत है, इसमें अगर बात ऐसी कही जाए जो आपसे ज़्यादा जुड़ती है, तो इसकी जगह है, लोगों को मिलेगी और लोग शायद स्वीकार करेंगे। तो क्योंकि इसमें काम अभी भी बहुत है, मुझे लग रहा है, तो इसलिए मैं इस पे ही टिका हुआ हूँ। और इसलिए मैं, इसीलिए यही रीज़न है इसका कि अच्छा, ये एक जरिया भी बन गया है कि सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने का। जैसे मैंने शुरू से कहा कि हमेशा से था दिमाग में कि कुछ किसी तरह से लोगों की मदद करनी है, तो
एक तो लिखने वाला एंगल है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि लिखने के साथ साथ बाकी चीज़ें भी, जैसे लिखता हूँ, कभी किसी ने कुछ अप्रोच किया, कुछ पूछा, तो मेरे जो नेटवर्क हैं, या अगर कभी कुछ फाइनेंशियली मदद कर सकता हूँ, तो एक वो सोशल इम्पैक्ट वाला एंगल जो है इसके साथ जुड़ रहा है, इसलिए मैं उस पर फोकस्ड हूँ। और जब आप एक्चुअली लिख रहे हो स्पेशली इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, मोटिवेशन वाले में, तो एक सिर्फ ये एक एंगल है कि यार लोगों की हेल्प हो, इम्पैक्ट हो किस तरह से, या दूसरा रीज़न एक ये भी है कि यार इसी के अराउंड एक कैरियर भी बिल्ड किया जाए? हाँ, ये ज़रूरी सवाल है जिसका मैं खुद भी जवाब ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगता है कि देखिए, साथ में भी किया जा सकता है ना? तो एज लॉन्ग एज आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि आप जो जहाँ काम कर रहे हैं उसके साथ, इसमें ये लगता है मुझे कि साथ में कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको और स्केल करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अगर आप इस समय मुझसे पूछें तो है एक ख्याल कहीं ना कहीं दिमाग में है कि इसको एक करियर जो सेल्फ सस्टेनेबल हो, इसको कोई बहुत बड़ा अपने एज ए करियर या ऐसे कमर्शियल कुछ बहुत बड़ा बनाने की चाहत नहीं है, लेकिन ये है कि एक सेल्फ सस्टेनेबल कुछ मॉडल हो जिसमें आप वक्त, ताकि आपकी जो नौकरी है उससे कहीं ना कहीं अगर वक्त कम मिले, आज नहीं 5 साल बाद ही सही, लेकिन एक ख्याल तो है दिमाग में। तो अगर आप ऑब्वियसली कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हो, आप खुद MBA के स्टूडेंट रहे हो और अब 15 साल काम कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपने मार्केट रिसर्च भी की होगी कि अगर मैं इस चीज़ में जा रहा हूँ तो ये, और ऑब्वियसली आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है, हाँ, आप इसमें जा रहे हो तो मार्केट रिसर्च की हुई है, तो मोटिवेशनल का या स्पेशली सेल्फ हेल्प का हिंदी में जो मार्केट है वो आपको कितना बड़ा लगता है, पोटेंशियली फ्यूचर में कितना बड़ा होने वाला है? नहीं, मैं देखिए, मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं इससे, क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो ये ज़रूरत है, ठीक है। तो कमर्शियल एंगल ऑफ कोर्स आपका जो मार्जिन है, मार्जिन के हिसाब से कंपेयर नहीं कर सकते आपको जो बाकी कमर्शियल इनिशिएटिव्स हैं, कि मान लीजिए कि आप फिक्शन लिख रहे हैं या इस तरह का कुछ है, तो उस हिसाब से आप नहीं कर सकते, और आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा दिमाग में कि देखिए, अगर आपके पास एक सोशल इम्पैक्ट वाला एंगल है तो आप अपने आप को उतना बड़ा कमर्शियली नहीं सोच सकते। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है ऑफ कोर्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मुफ्त में करनी है चीज़ें, लेकिन तो आप पहले तो उस दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको कम मार्जिन पे काम करना है, क्योंकि आप एक तरह से देखा जाए तो बॉटम ऑफ पिरामिड में काम कर रहे हैं, या फिर अफोर्डेबिलिटी अगर आप हिंदी ऑडियंस के हिसाब से देखें तो वो सब चीज़ें भी हैं, तो वो बहुत क्लियर होना चाहिए। लेकिन इसमें स्केल बहुत है, तो आप ये हो गया कि आप बहुत बड़े बेस के लिए इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें वेरिएशंस बहुत हैं, डिमांड भी बहुत है, और अगर इस चीज़ को कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जाके देखें तो चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों या कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ बजट होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है। अच्छा, वो चीज़ें कई जगह पर डाइवर्सिफाई हो रही हैं, कहीं एंटरटेनमेंट में हो रहा है, कहीं ये हो रहा है कि मान लीजिए कि CSR में जा रहा है, या जो भी है बजट। अब ये थोड़े से डिसरप्शन उसमें भी मार्केट में होगा, मुझे इस चीज़ की बड़ी उम्मीद है कि मैं जैसे कहता हूँ कि आप एंटरटेनमेंट का शो करा रहे हैं किसी कॉर्पोरेट में, कविता का क्यों नहीं, है ना, कहानी का क्यों नहीं, स्टोरी टेलिंग आपको हील कैसे कर सकती है। स्टोरी टेलिंग अपने आप में कितना बड़ा, अगर आप देखें तो एक स्किल है। अगर आप सेल्समैन हैं या किसी भी तरह के, जैसे मेरी जो नौकरी है, मैं सेल्स की नौकरी करता हूँ, उसमें मुझे लगता है कि ये कॉम्प्लीमेंट करता है मुझे, मेरा जो काम के बाहर स्टोरी टेलिंग करना या कविताएं या जो भी है। तो हिंदी का बेस है, पहली बात तो ये। अच्छा, हिंदी की डिमांड आप जानती हैं कि विश्व में भी अभी बढ़ रही है, तो तीसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा सबसे बड़ी, भाषा सबसे बड़ी, और बढ़ेगा, डिमांड बढ़ रही है इस चीज़ की, क्योंकि लोग कल्चर को जानना चाहते हैं। ऑफ कोर्स इंडिया का ग्लोब में पोजीशन अभी बड़ा हो गया है, तो मैं उसके रीच को और स्केल को लेकर तो बड़ा आशान्वित हूँ कि हाँ भाई, इसमें ये बढ़ेगी चीज़ें, और कोई अगर करियर बनाना चाहता है तो बना सकता है। बस ये है कि आप दो चीज़ें इसमें रखिए कि एक मार्जिन्स आपको रीजनेबल सोच के करने पड़ेंगे काम, और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं इसमें इम्पैक्ट का एंगल होना चाहिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि आप ऐसे ऑडियंस को केटर कर रहे हैं जो ऑडियंस को विकास की ज़रूरत है ना, तो उसमें आप सिर्फ कमर्शियल सेलिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें ख्याल रखें तो मुझे लगता है कि है इसमें भी काफ़ी करियर है। और अभी जैसे आपने कुछ बुक्स लिखी हैं अभी तक, आई थिंक 2 बुक लिख चुके हैं आप। एक का तो जो अनलिमिटेड जिंदगी, जो आई थिंक आपकी रिसेंट आई है, और उससे पहले आपने मोस्ट वांटेड जिंदगी लिखी थी। इन दोनों का अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका, तो इन टर्म्स ऑफ लाइक रिटर्न के टर्म में पूछ रहा हूँ, जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक तो एक मिनिमम मार्जिन का रिटर्न है, एंड देन इम्पैक्ट वाला जो चीज़ है, वो दोनों फुलफिल हो पा रही है उस चीज़ से? देखिए, मैं सच पूछिए तो कमर्शियली फोकस नहीं हूँ किताबों को लेकर, या जो भी मैं कर रहा हूँ हिंदी में इस समय, या तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार अगर आप उस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं तो आपकी कमिटमेंट भी फिर उस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो हर प्रोडक्ट है फिर वो कहीं ना कहीं उसकी एक बाउंड्री है कि उसी बाउंड्री में आपको काम करना है, और आपकी थोड़ी सी क्रिएटिव फ्रीडम भी उसमें ये हो जाती है कि जैसे कि अब आप मान लीजिए कि किताबें लिखना, किताब का जो रेवेन्यू है, जो रॉयल्टी आती है, वो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है।
तो फिर मैं 2 साल में एक किताब लिखने की नहीं सोच सकता, उससे काम नहीं चलेगा। आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए किताबों का, एक 10 किताबें हैं जो सब बिक रही हैं, इस तरह का आपको बनाना पड़ेगा, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आपको कमिटमेंट टाइम का ज़्यादा देना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं उस मोड में नहीं हूँ, सच पूछिए आप तो मैं कमर्शियल इतना देता नहीं हूँ। लेकिन जो ट्रैक्शन है मार्केट में मेरे लिए प्लेजेंटली सरप्राइजिंग है। मतलब मैंने जितना सोचा था कि मैं जितनी मार्केटिंग कर पाता हूँ, या जितना प्राइमरली मेरा इंस्टाग्राम है, या मैं इंस्टीट्यूट्स वगैरह में लोग इन्वाइट करते हैं कभी, तो लेकिन उसके हिसाब से मुझे लगता है कि नंबर हैं, मतलब किताबें भी बिक रही हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि जो किताबों का गेम है वो मूवीज़ की तरह नहीं है कि आपने आज मूवी रिलीज़ कर दी और एकदम एक हफ्ते में जो आ गया बॉक्स ऑफिस में वो आपके नंबर काउंट होते हैं। किताबों का क्या धीरे धीरे बनता है ना। कि जैसे आप मान लीजिए कि मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, किसी को मेरी बात पसंद आई, तो लोगों ने जाना कि इस किताब के पीछे आदमी कौन है, उस आदमी की कहानी क्या है, तो लोग फिर रिलेट करते हैं। फिर आप कुछ कहोगे कहीं पे, फिर आपकी लोग किताब पढ़ेंगे, वो 4 लोगों को बताएंगे। तो किताब का मार्केट हो सकता है कि आज की लिखी हुई किताब 4 साल के बाद बहुत सारी रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दे। तो है इसमें पोटेंशियल। इसको अगर थोड़ा सा मार्केटिंग और बिजनेस प्लान की तरह, खासकर हिंदी में, ये है कि लोग सोच नहीं रहे हैं इसको। मैं नहीं सोच रहा हूँ कुछ अलग कारणों से, लेकिन मेरे दिमाग में ख्याल है कि कैसे इसको किया जा सकता है। तो है, इसका रेवेन्यू का पोटेंशियल, एक पूरा बिजनेस मॉडल है। हाँ, तो इसको किया सकता है। तो मैंने फिर कहा कि जैसे मुझे अभी भी जो किताबें मैंने लिखी हैं, खासकर अभी जो किताब आई है, इसके पहले जो किताब आई थी, उसमें ठीक ठाक नंबर है, अच्छी रीच है, लोग पढ़ते हैं, हर रोज़ कुछ किताबें निकलती हैं और धीरे धीरे बढ़ रहा है वो नंबर। उसका ग्राफ जो है वो ऐसे है कि आज 5 महीने पहले 5 किताबें रोज़ निकलती थी, तो आज 25 रोज़ निकल रही हैं। तो वो मुझे लगता है कि बड़ा मतलब होपफुल है मैं उस चीज़ को। और बुक्स भी आएंगी तो भी नंबर वो साथ साथ बढ़ेगा। हाँ, और आपका वो पूरा फिर एक बार पोर्टफोलियो बढ़ता जाएगा। तो किताबें लोग जो है वो राइटर को भी पढ़ते हैं, है ना, कि ये राइटर है, ऐसा लिखता है, उसकी कहानी मुझे पता है, तो उसको बिल्ड करना पड़ता है। बिल्कुल। और उस सेंस में कितना फुलफिल हो पा रहा है जो आपका सोशल इम्पैक्ट वाला एक एंगल है? हाँ, नहीं, लोग पढ़ के आपको मैसेज कर रहे होंगे या कहीं रिव्यू डाल रहे होंगे। नहीं, वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, उससे बड़ी संतुष्टि मिल रही है मुझे। बिकॉज अगर आप देखिए तो जो कनेक्शन है, इवन इंस्टाग्राम, अगर आप जाएं और आप मेरे इंस्टाग्राम की पोस्ट देखें, तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि इतने मतलब प्यारे मैसेजेस आते हैं और इतने दिल से, या इनबॉक्स में जो मैसेजेस आते हैं, इतना गहरा इम्पैक्ट है। जो अगेन मेरी जो सोच थी कि मैं कितना लिख के कितना किसी को कह सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि इसमें देखिए हर चीज़ जो आप लिख रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपने हर चीज़ को जिया है, ये भी नहीं है। अच्छा, ये मुझे लगता है कि लिखने वालों का इन जनरल, खासकर जो इस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं, आप मान लीजिए मोटिवेशनल चीज़ें लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं आप सेल्फ हेल्प की, तो लोग आपको से लोगों की ये धारणा है कि आपने इसको किया हुआ है, या आप इस हर चीज़ में परफेक्ट हैं, आपने मुझे ज्ञान दिया तो इसका मतलब है कि आप ये कर चुके हैं, आप सधे हुए, है ना। लेकिन आम जिंदगी में ऐसा है नहीं, ठीक है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ होलिस्टिक होती है, लाइफ में हेल्थ भी आता है, तो कोई मुझसे कहेगा कि आप अपने बेस्ट ऑफ हेल्थ में क्यों नहीं, है ना, आपका वजन ज़्यादा क्यों, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। अब उसके पीछे कहानी है कि कर रहे हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस तरह की, वो लोगों की तरह से बनी होती है कि जो किताब में लिखा हुआ है वो है। लेकिन जो इमोशनल कनेक्ट है आपके कहने का, तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो किसी का आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करना, तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतना प्यार, कि आपकी इंटेंशन, बेसिकली लोग आपकी इंटेंशन की वैल्यू कर रहे हैं। आपका जो इंटेंट है कि आप अच्छा सोचते हैं, आप अच्छा लिखते हैं, आपकी इंटेंट है कि आप लिख के किसी की मदद करते हैं, तो उस चीज़ की कितनी ज़्यादा वैल्यू, तो हमें बड़ा प्यार मिलता है। मतलब चाहे वो इंस्टाग्राम हो या मैं कहीं ऑफलाइन जाऊँ, या लोग मैसेजेस करते हैं। नहीं, हम लोग कमेंट में खुद देखते हैं, हमने भी आपकी कई सारी पंक्तियाँ पब्लिश की, तो हमें पता है कि हिंदी पंक्तियाँ पे उन पोस्ट को कितना अच्छे से शेयर किया जाता है। तो मेरे को आइडिया तो है उस चीज़ का। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ होती है, अच्छा, मेरे नेगेटिव मैसेजेस बहुत कम आते हैं, 2-4 वो आते हैं कि हाँ भाई ज्ञान मत दो, इस तरह की बातें तो वो तो इग्नोर कर देते हैं। एक जो बड़ी फनी आज भी आई है, वो एक साथ कुछ मैसेज आया है कि जरा भी कुछ, मैं लेख जैसे लिखता हूँ, छोटे छोटे चीज़ें ना, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एक पर्टिकुलर ऑडियंस है, मुझे पता नहीं ये कहाँ से आती है, कि जैसे ही आप कुछ लिखते हैं उसके नीचे वो लिख देते हैं चुरा लिया ओशो का। तो मुझे लगता है कि आप अगर मुझसे सच पूछें तो मैंने ना ओशो को बहुत सुना है, ना मैंने ओशो को पढ़ा, मैंने ओशो की कोई किताब पूरी नहीं पढ़ी, मैंने कहीं ना कहीं इधर उधर से अंश पढ़ लिए होंगे, लेख पढ़ लिया होगा, थोड़ा वीडियोस देखे होंगे। मेरी लाइफ पर ओशो का बहुत कम इन्फ्लुएंस है, बहुत ही कम इन्फ्लुएंस है। अब मैं उनको पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी समझदारी की बात की, जैसे स्वयं पे भरोसा रखो, अब ये बात कही, कोई लिख देगा चुरा लिया ओशो का। अब जनता को ये लग रहा है कि जो समझदारी की बात कही जा रही है वो ओशो की बात है। तो मेरी जो प्रतिक्रिया होती है इस पे, आज मैंने किसी को कमेंट में भी लिखा तो उनको शायद इतना अच्छा नहीं लगा होगा, पर मैंने उसलिए लिखा कि अब इस तरह से हर नए लिखने वाले को अगर आप करेंगे तो आप तो डिस्करेज कर रहे हैं। तो मैंने उनको लिखा कि भाई देखो, ऐसा है कि
मैं 40 साल की उम्र का आदमी हूँ, शायद दिखता नहीं होगा इंस्टाग्राम पे, लेकिन मेरी 40 साल की उम्र में इतनी समझ आ जाती है, कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड बात नहीं बोल रहा हूँ मैं कि भाई स्वयं पे ध्यान दो और हौसला रखो और मन के भीतर झांको। तो ये इसके लिए ओशो से पढ़ने की ना जरूरत है, ना ये ओशो की बात चुराने की जरूरत है इसमें। तो ये एक बड़ी सहज सी बात है जब आप जिंदगी में एक पूरे साइकिल से गुजरते हैं कि आप उसमें स्वास्थ्य का साइकिल आता है, आप अपनों को खोते हैं, लोगों ने आपको धोखा दिया है, आपने खुद को संभाला है कई बार। तो ये एक बड़ी फनी चीज लगती है मुझे कि जैसे ही समझदारी की बात कोई की जाती है उसको कह दिया जाता है कि तुमने ओशो से चुरा लिया है। हाँ, मतलब लोग वो नहीं समझते कि वो एक बेसिक साइकिल है जिससे आप भी गुजरोगे। जैसे आप मान लो कोई मेरा दोस्त आके बोलेगा कि यार मेरे को एग्जाम की टेंशन हो रही है, तो मैं उसे यही बोलूंगा कि यार एग्जाम की टेंशन मत ले, तेरे हाथ में जो है वो कर, है ना। मतलब अब इसके लिए मैंने गीता नहीं पढ़ी हो तब भी मैं यही बोलूंगा कि भाई तू आउटपुट के बारे में मत सोच, अपने हाथ में है वो कर। अब यही गीता में कहा गया है। तो वो साइकिल तो वही है, लोगों को लगता है कि अच्छा चुरा दिया तूने। हाँ, एक ये है, और दूसरा ये है कि एक खास जनता है जो जैसे ही आप लिखते हैं कोई चीज़ उसके कहीं तो 10 से 15 सेकंड के बीच में उनका एक टेम्पलेटेड रिप्लाई आता है कि ये सब कहने की बातें हैं, ठीक है ना, कि तुम्हारे साथ होगा तो समझ में आएगा। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी लगती है कि इन लोगों का माइंडसेट चेंज करना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक आपकी जैसे जो नेगेटिविटी इस तरह कदर हो गई है ना कि आप एक तो सोशल मीडिया का वैसे ही इस तरह का परसेप्शन बन गया है कि अब कहानियां चल रही हैं जिसमें भाई आप उस हर चीज़ को बिजनेस की तरह बनाया जा रहा है ना। तो अब अभिनव अरोड़ा की कहानी आ गई, और तो लोग ऐसा लग रहा है कि एक सब चीज़ स्क्रिप्टेड है। लोग इसलिए कर रहे हैं कि उनको बैकग्राउंड समझ नहीं आ रहा मेरे पीछे का, उनको नहीं लग रहा, उनको पता नहीं है कि मैं 10 लाइक से मुझे क्या ही फर्क ज़्यादा पड़ने वाला है। तो वो एक कैटेगरी है जो पोस्ट करते ही हर पोस्ट के बाद, हर दूसरे पोस्ट के बाद वो 10 सेकंड में लिख देंगे कि भाई बकवास बंद करो, तुम्हारे साथ होता तो समझ में आता। बिल्कुल नहीं, एक्चुअली देखो मैंने हिंदी पंक्तियां चला रहा हूँ और सबसे पहले मैं बहुत ध्यान देता था, तो ऐसे मेरे साथ काफी सारे किस्से हुए। लोग उनका कोई इंटेंशन नहीं है आपको हर्ट करने का, ना वो मीन करते हैं, वो सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं कि इसमें सब लोग वाह 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 लिखेंगे, लेकिन मेरा एक कमेंट ऐसे अलग से लिखेगा तो मुझे लाइमलाइट मिलेगी। अब मैं क्लब हाउस आया था बीच में, एक ऑडियो वाला हाँ, तो क्लब हाउस जब नया नया आया था तो मैं वहाँ गया और हम लोग हिंदी पंक्तियां से एक ऑनलाइन सेशन टाइप कर रहे थे। तो उसमें यही डिस्कशन चल रहा था कि नए लोगों को कैसे जगह दी जाए, या हिंदी की राउंड ही डिस्कशन चल रहा हो। अब एक इंसान है जो मेरे से भी परिचित थे पहले से, उनसे मेरी बात हुई थी और ठीक ठाक बात हुई थी, ना मेरे से कोई ऐसे उनके कोई वो भी नहीं थे, लेकिन वो बार बार वहाँ इंटरप्ट कर रहे थे और बार बार मेरी बात को अगर मैं मान लो समझा भी नहीं रहा हूँ तो समझने की कोशिश कर भी नहीं रहे, तो उनको अपनी बात कहनी है। तो उस दिन ये हुआ, बेसिकली उनका इंटरप्ट किया, तो मैंने कुछ इतना ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन मैंने नेक्स्ट डे उनको एक्चुअली मैसेज किया क्योंकि वो मेरे से कनेक्टेड थे कि मैंने आप शायद उस पॉइंट ऑफ टाइम समझ नहीं पा रहे थे बट इस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो उनका मैसेज आता है कि अरे दीपक भाई आप तो चिल करो, मैं तो मतलब अटेंशन देने के लिए कर रहा था। एंड मैंने उसका रिप्लाई भी नहीं किया उस इंसान का, क्योंकि मैंने कि यार मतलब मेरे को जेन्युइनली लग रहा था कि आपको कंसर्न है और बस कंसर्न को एड्रेस करूं क्योंकि मैं क्या सोचता हूँ सारे, लेकिन आप तो उसके लिए कर ही नहीं रहे थे। और उसके बाद से मैंने एक्चुअली बहुत ज्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, अगर मुझे लगता है किसी का जेन्युइन हुआ है तो मैं उसको मैसेज कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो मैं नहीं करता हूँ। हाँ नहीं, वो अटेंशन के लिए है। वो भी एक स्ट्रेटजी है ऑडियंस चुराने की भी बीच में आपको जैसा कह दें उससे बहुत ज्यादा ऑडियंस मिलेगी नहीं, बट जिस लोगों का माइंडसेट अभी जैसे सोशल मीडिया के इम्पैक्ट इस जनरेशन को पता नहीं चल रहा है, इट मे बी जो एक जनरेशन के बाद पता चलेगा कि किस तरह से सोशल मीडिया ने हमें इम्पैक्ट करती है। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी आपकी जो बुक्स हैं, दोनों बुक्स के बारे में आप अगर थोड़ा थोड़ा बता सके कि उनके अंदर है क्या। हाँ, तो पहले जिंदगी अनलिमिटेड की बात करता हूँ। तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि बहुत लिखने के बाद जो ये इंस्टाग्राम पे कह लें या जो भी है, और इसके जरिए कुछ लोगों से जुड़ने के बाद जब लोगों से बात की मैंने, कई लोग मैसेज करते हैं, तो मैसेज में आप कुछ समस्याएं ऐसी लेकर आते हैं जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, कुछ ऐसी लेकर आते हैं जिनको मैं कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ। तो इसमें से जो सीखने को मिला वो लगा कि भाई हर आदमी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं अटका हुआ है, हम भी गुजरे हैं, उसी चीज़ से गुजर भी रहे हैं। तो इसमें एक जो ये असीमित जिंदगी जीने की बात है, ठीक है, तो ये कहाँ से शुरू होती है कैसे लोगों को ये बात बताई जाए कि भाई आप जितना अटके हुए समझ रहे हैं अपने आप को, उससे आप बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा जी सकते हैं। तो पीछे जाएं तो इसमें ये मूल सोच ये थी, इसका कॉन्सेप्ट नोट जो था किताब का वो ये था कि असीमित ज़िंदगी जीनी है, मान लीजिए कि आप जितना जी रहे हैं उससे ज़्यादा जीना चाहते हैं, और फिर उसमें फिर आप दायरे आ रहे हैं उसके पीछे आपकी ज़िंदगी में, कि तो वो दायरे कहाँ से आते हैं। तो किताब में ऐसा है कि पहले तो ये समझाया है कि उसको 3 पार्ट में बांटी है किताब। तो पहला जो हिस्सा है किताब का, उसमें ये बताया है कि ये सीमाएं आती कहाँ से आपकी ज़िंदगी में। तो ये है वो कहानियाँ जिनमें आप जिए हैं, जिनमें आप बड़े हुए हैं, जिन कहानियों में जो दायरे आपके वो कह लीजिए कि सामाजिक दायरे हैं, जहाँ से आपने सीखा, जो आपकी कंडीशनिंग हुई, कई लोगों के साथ अच्छा नहीं होता, बुरा बचपन गुजरा, जो भी है।
तो ये सीमाएं आती कहाँ से हैं, और कुछ लोगों के लिए ये सीमाएं एक तो क्यों नहीं है, अच्छा कुछ लोगों के लिए हैं तो वो इस चीज़ को तोड़ कैसे रहे हैं। अब मान लीजिए कि एक जैसे सिंपल डेटा पॉइंट मैंने किताब में ये बात लिखी भी है कि एक ऑस्ट्रेलियन जो मोटिवेशनल स्पीकर है निक वुजुशिक, जिनके हाथ पैर नहीं है, सिर्फ धड़सा है उनका, तो वो सब करते हैं, उनके परिवार भी है, बच्चे भी हैं, स्विमिंग करते हैं, खेलते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो उसमें मैंने जब देखा तो कहा कि भाई ये बड़ी अद्भुत कहानी है, इसके बारे में किताब में लिखूँ मैं। तो किताब लिखते समय फिर मैंने रिसर्च किया तो देखा, सोचा कि इनके जैसे कोई और भी हैं क्या। तो मुझे पता चला कि दुनिया में लगभग 400 से ऊपर लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पैर कुछ नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मतलब लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या है कि किसी के लिए इतनी बड़ी सीमाएं हैं, और ऐसे एक इंसान नहीं है इस दुनिया में, बहुत लोग हैं। इसका कुछ फॉर्मूला है, एक माइंडसेट फॉर्मूला है जो उन सीमाओं को आपको तोड़ने के लिए तैयार कर सकता है। तो ये पहला हिस्सा ये समझाता है कि सीमाएं आती कहाँ से हैं और क्यों, ऐसा क्या डिफरेंट है कुछ लोगों में जो इस चीज़ को तोड़ पा रहे हैं। तो दूसरा हिस्सा है वो ये बताता है कि किन डायमेंशंस, किन पहलुओं पे बात करके आप इनको तोड़ सकते हैं। तो कैसे है दूसरा वाला किताब, क्यों से फिर कैसे पे आता है कि कैसे इसको आप तोड़ सकते हैं। तो उसमें 3-4 पहलुओं की बात की है। तो उसमें पहले पीड़ा की बात बताई है, परिवर्तन की बात बताई है, उसमें बात बताई है कि समय की बात बताई है कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात बताई है, और सोच की बात बताई है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो सोच है, उससे कैसे सब कुछ तय होता है। तो ये 3-4 पहलुओं पे इसमें बड़े जीवंत उदाहरण दिए हैं, उसमें दिखाए हैं कुछ कहानियां जो मुझे सुनी है। जैसे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मैंने उनको जवाब दिया, और उस कहानियों से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ गया, है ना। तो ये पूरा एक विस्तार, ये सबसे बड़ा वाला भाग है किताब का। जो तीसरा हिस्सा है उसमें यह है कि अब क्या, तो आपको कैसे पता चल गया, क्यों पता चल गया, कैसे पता चल गया, अब उसके बाद तो अब क्या, अगर मान लो आपने समझ लिया कि ज़िंदगी को कैसे जीना है असीमित तौर पे, तो अब उसको प्रैक्टिस में आप कैसे लाएंगे। और आपकी नई कहानी, जो उसका जो आखिरी भाग है, उसको नाम दिया मैंने स्क्रिप्ट नई ज़िंदगी की, कि अब उसकी स्क्रिप्ट आप कैसे लिखेंगे। तो उसमें थोड़े प्रैक्टिसेस बताए हैं कि जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग और ये सब। तो इसको बड़ी कहानी के तौर, थोड़ा कविता का मिश्रण भी है किताब के अंदर, क्योंकि कविता मेरा थोड़ा सा सिग्नेचर स्टाइल है, तो मैंने जगह जगह पे कविताएं भी लिखी हैं। प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड एक सेल्फ हेल्प किताब है, और इसके अंदर पूरी चीज़ें, मतलब गाइडलाइन से लेकर थोड़े से रीजन्स, कारण बताए हैं चीज़ों के, और रिसर्च बेस्ड है। तो कई चीज़ें, कई कहानियाँ हैं जो मैंने रिसर्च करी, कुछ लोगों से इंटरव्यूज़ भी लिए, कुछ लोगों से बातें भी की। तो ऐसे करके इस कहानी को पूरा, मतलब 3 भाग में ज़िंदगी अनलिमिटेड की तो ये कहानी है। जो पहली किताब थी इसके पहले वाली, मोस्ट वांटेड ज़िंदगी, वो तो एक प्रयोग था। तो उसमें बस ये था कि तुकबंदी जैसा कुछ लिखा है मैंने, 18 अध्याय हैं उसके अंदर। तो 18 अध्याय में डिफरेंट टॉपिक्स हैं, कि जैसे अनुशासन को लेकर हो गया, या एक आखिरी अटेम्प्ट करके हम बात कर रहे थे, एक चैप्टर है कि क्या जब आपको लगे कि आपका आखिरी अटेम्प्ट है। तो तुकबंदी वाले कुछ कविताएं लिखी, वो बड़ी मेरी इंस्टाग्राम स्टाइल में लिखी हुई कविताएं हैं, जो पढ़ी लोगों ने बड़े प्यार से पढ़ी। और उसके बाद हर चैप्टर के अंत में 2-3 पन्ने बस मैंने वो एक गद्य सा लिखा है, जो उसको समझाया कि अब क्या। तो पहली वाली किताब बड़ी सरल थी, छोटी थी, 140 पन्ने की किताब थी। उसमें जो तुकबंदी लिखी हुई है, जिसमें आपको 18 पहलुओं के ऊपर बात की है 18 अध्याय के अंदर, वो उसका मेन वो है कि काफ़ी कवरेज फिर उसका बड़ा हो गया, कई चीज़ों के बारे में लिखा है, और उसका बहुत सरल है, बहुत सरल हिंदी है, कविता सी है, छोटी सी किताब है। उसमें बस ये रह गया कि मुझे लिखने के बाद लगा, जब किताब छप गई, लोगों ने पढ़ी किताब, तो मुझे लगा कि अच्छा, इन टॉपिक्स के अंदर मान लीजिए कोई हल ढूंढे तो उसको क्या हल मिले। तो समझ गए, ये तो ये हो गया कि जैसे मैं फील कर रहा हूँ कि मैं दुख के बारे में ये फील करता हूँ, परिवर्तन के बारे में ये फील करता हूँ, तो मैंने लिख दिया। लेकिन अब क्या, इससे लोगों को लगा कि अच्छा तुम फील करते हो, मैंने भी फील किया, शायद मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन इसे क्या करें, उनको सोल्यूशन नहीं मिला। इसलिए जिंदगी अनलिमिटेड लिखी गई। और अब जिंदगी अनलिमिटेड से जो सीखा है मैंने, वो लगता है कि फिर अगली किताब में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और अंदर जाके थोड़ा और कहानियाँ, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारे एक्सरसाइज हैं और वो सब चीज़ें भी हैं। कब आ रही है नेक्स्ट बुक? अब अगली किताब पे काम, जैसे हम आज बात कर रहे हैं, तो आज से शुरू हुआ है। लगभग 2-4 चीज़ें दिमाग में चल रही हैं कि किस तरह से किताब को थोड़ा सा गढ़ा जाए। सच पूछिए तो कहानियाँ लिखने का मन है मेरा। तो अब उसको कैसे मोटिवेशनल वाले उसमें लेकर आएंगे। कहानी के जरिए, कहानी बेसिकली एक जरिया है, लेकिन कहानी जरिया गोल वही है कि आपकी समस्या को, मैं लिखूंगा अभी इसी जॉनर में लिखूंगा, इसी सेल्फ हेल्प के मकसद से लिखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें काम अभी बाकी है। और किताब हो सकता है कि जिंदगी सीरीज ही हो अगला भी। तो लेकिन थोड़ा सा उसमें कहानियां लिखना चाहता हूँ। एक और चीज़ मुझे जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है वो ये है कि कुछ रियल लाइफ स्टोरीज, क्योंकि आप मोटिवेशनल लिख रहे हैं तो इसमें कुछ लोगों की याद बीती है। बहुत ऐसे लोग, बहुत सेलिब्रेटेड लोग नहीं हैं, लेकिन छोटी छोटी जगहों पे भी ऐसे लोग हैं जो कई तरह की परिस्थितियों से गुजरे हैं और उन्होंने उनको ओवरकम किया है। तो अगर हो पाया कुछ लोगों से ऐसे मिल पाए, उनसे इंटरव्यू ले पाएँ,
उनकी बात, उनकी आप बीती उनकी ज़ुबानी सुने और उसको लिख पाऊँ जो लिख नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल इस तरह का कुछ दिमाग में चल रहा है। बिल्कुल, आप बताइए जब भी आए, पंक्ति प्रकाशन से ही लेके आए। बिल्कुल, रिकॉर्ड पे नहीं है ना ये। नहीं, अब तो रिकॉर्ड हो गया। हाँ बोल देते हैं आप तो फिर बस वहीं से लेके आते हैं। खैर चलिए, ये भी मजाक की करेंगे। बात है। तो हाँ। बाकी जैसे रीडिंग है या इन जनरल लोगों की लाइफ पे टेक्नोलॉजी क्या चेंजेस लेके आ रही है? देखिए, टेक्नोलॉजी का एक तो पहले तो पॉजिटिव की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि, और मैं टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ तो मैं ऑफ कोर्स यकीन रखता हूँ, टेक्नोलॉजी के अंदर यकीन रखता हूँ। तो एक तो ये है कि टेक्नोलॉजी में पॉजिटिव साइड जो आप देखेंगे तो एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़रूरी है ना। तो आप अगर इंडिया में भी देखेंगे तो जैसे डिजिटल पेमेंट्स हो गए, और वो बहुत दूर तक जाता है। मतलब उसमें फिर ये है कि किसानों के लिए पेमेंट्स या इस तरह की चीज़ें। तो पूरा जो सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका जो सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें पूरा उसको पेनिट्रेट कर दिया है उसने, और वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो बहुत ज़रूरी है, खासकर हमारे जैसे देश में। तो जैसे एक बीच में, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल पेमेंट आया तो आज भी वही लोग यूज़ कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट को जो पहले भी एक्चुअली पैसे के या पेमेंट का एक किसी तरीके से इस्तेमाल कर रहा था, जो एंड यूजर था जहाँ तक पैसा पहुंच ही नहीं रहा था, वो तो आज भी वंचित है डिजिटल पेमेंट से। तो चेंज क्या आया? हाँ, मुझे मतलब ये है कि उन लोगों के लिए जिनके पास संसाधन है उनकी लाइफ आपने आसान कर दी। नहीं, मुझे लगता है कि दोनों पार्ट है इसका। मतलब एक तो एप्लीकेशंस वाला जो पार्ट आप कह रहे हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं हुआ उतना, जिसको मुझे लगता है कि होगा, अभी और भी होगा। दूसरा इसमें पार्ट है जो वो है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल का जो चेंज है ना, और उस प्रोसेस में फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, उसमें गवर्नेंस है, उसमें अब एजुकेशन है, उसमें फिजिकल रीच है, आपका एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स आ जाती है कहीं ना कहीं बहुत। तो वो एक गवर्नेंस की बात हो गई, पूरी गवर्नेंस की बात हो गई। तो मुझे लगता है कि चेंज हो रहा है उसमें, तो वो आप बढ़ेगा। तो आपकी जो ये बात है कि अभी भी बहुत कुछ नहीं बदला है, मुझे लगता है कि बदलेगा, और बहुत तेज़ी से बदलेगा। खासकर अभी अगर आप जिस तरह से देखें कि क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट जो है टेक्नोलॉजी में, वो तो कम होता ही होता जा रहा है। अब देखें, अभी मान लीजिए 1 दशक पहले तो क्या था कि स्टोरेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बिल्कुल। हाँ, तो फिर एक टाइम पे था कंप्यूटिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो जहाँ पे फिर AWS आ गए, वो आ गए। तो ये आई थिंक बढ़ेगा। मतलब आपकी सिंपल सी बात है कि ये बढ़ेगा। एक्सेसिबिलिटी एक पॉइंट हो गई। एक्सेसिबिलिटी एक पॉइंट हो गई, तो ये जरूर बढ़ेगा। दूसरा ये कि इससे नए एवेन्यूज जरूर खुल रहे हैं। तो आप खासकर देखेंगे कि अगर कोविड के बाद तो, और जनरली भी हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है, जेन ज़ी आ रहा है, और उसके अगले वाला भी आ रहा है, मुझे पता नहीं क्या कहते हैं उसको, लेकिन जो नए जनरेशन आ रहे हैं उनमें यह है कि एक इंडिपेंडेंट करियर वाली चीज़ बहुत आ गई है ना। तो उसमें भाई मैं कॉर्पोरेट की नौकरी नहीं करूँगा, मैं यूट्यूबर बनूंगा, है ना। तो ये चीज़ अब बहुत आगे आ गई है, और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। तो इस चीज़ में आई थिंक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। खासकर AI आ गया, ये जो भी आ गया, तो इन चीज़ों से मुझे लगता है कि लोगों की जो इंडिपेंडेंट लिविंग है वो बढ़ेगी, और वो इम्पॉर्टेंट है, वो हेल्दी है, सोसाइटी के लिए हेल्दी है। तो वो होना चाहिए। अगर आप नेगेटिविटी की बात करें तो मुझे जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है इस समय, अच्छा मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, तो कि सोशल मीडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो एक तो स्क्रीन छोटा होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, मेरी 8 साल की बेटी है, तो बड़ा वो स्क्रीन टाइम उसका फिक्स करके रखा है हमने। हमेशा एक डर है, पहले तो ये कि स्क्रीन देखे तो दिक्कत हो जाए, उसमें क्या देखेगी। अब वो जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो पेरेंटल लॉक लगा देंगे, ये कर देंगे। हमेशा एक बहुत कांस्टेंट डर बैठा हुआ है दिमाग के अंदर। तो एक तो स्क्रीन छोटे सिमट रहे हैं, दूसरा ये है कि जो कंटेंट है वो इतना फास्ट होता जा रहा है। अगर आप वैज्ञानिक तौर पे देखें तो हमको डिज़ाइन ही नहीं करा गया उसके, है ना। हमारा दिमाग, हमारी आंखें उतना फास्ट प्रोसेसिंग के लिए नहीं बनी है कि आप भाई एकदम से कोई चीज़ देखते हैं तुरंत कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, छोटी सी स्क्रीन में देख रहे हैं, चीज़ें तेज़ भाग रही हैं। तो ये आप डिज़ाइन नहीं है आप इस तरह से, आपका जो मेंटल जो वो है, वो वायरिंग जो है वो इस तरह से डिज़ाइन नहीं की गई है। तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि ये चल रहा है फॉर्मेट, तो इसको ये छेड़छाड़ कर दी गई है हमारे साथ एक बेसिक तौर पे। अच्छा, ये जा रहा है ऑल द वे आपके मेंटल हेल्थ की तरफ, क्योंकि इसमें जो मेंटल हेल्थ की तरफ भी जा रहा है और वैल्यू ऑफ लाइफ की तरफ भी जा रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि एक तो आपका जो रिस्पॉन्स सिस्टम है वो आपको हर चीज़ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, आपको चाहिए कि भाई अभी दिख जाए, अभी मिल जाए, ठीक है। तो ये आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। दूसरा, इसका रिश्तों पे गहरा असर पड़ रहा है, क्योंकि जो जनरल टॉलरेंस है वो कम हो गई है। अभी मैं दिलचस्प किस्सा है कि एक किसी ने बताया कि एक मित्र का वो डिवोर्स चल रहा है। सैड स्टोरी है, लेकिन हंसी आई मुझे इस बात पे कि तो उनसे पूछ लिया कि भाई कॉलेज फ्रेंड थे, तो हमने पूछा कि उसका तो डिवोर्स हो गया। तो उन्होंने बताया कि फिर कहानी क्या हुई। तो उन्होंने कहा कि यार वो कहानी ऐसा था कि वाइफ ने उनको बोला खाने का कुछ लेकर आने के लिए, कि ऑफिस से आ रहे हो तो ये खाना लेते आना तुम।
तो उन्होंने ले आए वो बेचारे खाना जो अच्छा समझ में आया। अब वाइफ ने उनको जो पनीर की डिश बोली थी वो गलत ले आए वो कुछ। तो उसमें ये हुआ कि तो झगड़ा हो गया इस बात पे कि भाई तुम सुनते नहीं हो मेरी बात ठीक से, है ना। तो वो बात फिर बढ़ती गई। अच्छा, वो एकदम इंस्टेंट जजमेंट चाहिए क्योंकि अभी तो लाइफ में हर चीज तुरंत होना है, रील चल रही है लाइफ। तो उस बात को लेकर उनकी बात इतनी बिगड़ गई कि वो डिवोर्स तक चली गई। ऑफ कोर्स उसमें और भी बातें होंगी जो खुल के आई होंगी या जो भी है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि हर चीज की वैल्यू जो है वो बड़ी इंस्टेंट बनती जा रही है कि चलो रिश्ते टूट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट थिंग। हालांकि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप डिसीजंस लें, मान लीजिए खासकर रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में अगर मान लीजिए कि खटास है तो साथ रहने से अच्छा है कि ना साथ रहें, बेहतर है। शादी नहीं करनी तो नहीं करें, अपनी अपनी इच्छा से जो करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी सोच ये भी है मुझे कि अगर हम इस तरह से जीना शुरू कर देंगे कि हर चीज़ को एक बहुत इंडिविजुअल बना देंगे कि मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। अब मान लीजिए कि मेरा मन है कि मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अब बैठ गया तो एकदम से इंटरव्यू बीच में छोड़ के चला जाऊँ, समझ रहे हैं। तो लेकिन वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो मेरी मर्जी है कि मैं इस समय यही करूँ, ठीक है। तो अगर हर आदमी अपनी मर्जी से सिर्फ करने लगेगा तो फिर वो जो पूरी आपकी जो फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक, वो तो टूट जाएगा, एकदम भरभरा कर गिर जाएगा, है ना। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा ड्राइवर सोशल मीडिया है क्योंकि इसमें एकदम वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इंस्टेंट जजमेंट चाहिए, हर चीज़ अभी के अभी, अभी के अभी, अभी के अभी। और लास्ट एंगल जो है टेक्नोलॉजी का वो है कंपैरिजन, ठीक है। तो ये अच्छा, मेरी किताब में भी मैंने एक वाकया लिखा है इसके बारे में कि हम गए कहीं छुट्टी पे, तो हम बाली गए, तो वहाँ बैठे तो बड़ा अच्छा सा माहौल बना हुआ था, सब बच्चे खेल रहे हैं, हम बैठे हैं, छुट्टियों में आए हैं और सब अच्छा खासा खर्चा करके आए हैं, वहाँ बैठे हैं, तो बहुत खुश चल रहा है और बड़ी सेल्फीज वगैरह खींची जा रही हैं और सब बढ़िया चल रहा है। और उसमें किसी के एक मित्र जो बैठे हुए हैं सब साथ में खाना वाना खा रहे हैं, तो उनके किसी के फ्रेंड के इंस्टाग्राम पे आ गया तो उनकी फोटो आ गई पेरिस की। तो उनका जो था वो उसी समय सोचिए कि माहौल एकदम खराब हो गया कि भाई देखो तुम तो बाली लेकर आ गए और वो पेरिस में बैठे हुए हैं। तो ये जो इतना रियल लाइफ में चल रहा है सब कुछ कि भाई तुम्हारे घर में कौन सी दाल पकी है, हमारे यहाँ मूंग, तुम्हारे यहाँ मसूर पकी है, और हमारे यहाँ लगता है कि सोशल स्टेटस मसूर का होना चाहिए था, तो आदमी उसके पीछे भागने लग रहा है ना। तो ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इंस्टेंट एक्सेस एक दूसरे की लाइफ में, और इससे इतना कंपैरिजन। मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ कि ये जो हमने बात करी लिखने की और ये पूरी यात्रा, और आपने कहा कि कमर्शियल और मैंने कहा कि सोशल सेटिस्फैक्शन है मुझे, मैं इसलिए करता हूँ, और ये बहुत स्क्यूड है मेरे लिए। 90% मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है करना, है ना, करके, चाहे वो कंटेंट हो या लोगों से मिलना हो। एक वर्ग ऐसा है जो मेरे मित्र भी हैं या मेरे जानने वाले हैं, उनको ये लगता है कि देखो यार आदमी तो ये होशियार है ना, तो ये पीछे कुछ तो इसके चक्कर बड़ा है। तो ये बता नहीं रहा है, मतलब इसने तस्वीर डाली कि हम यहाँ गए तो बच्चों से मिले, तो वो कहानी उसको लग रहा है कि देखो बच्चों से मिले, ये तो बड़ी अच्छी बात ये कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके पीछे ना इसका कुछ बिजनेस मॉडल है, क्योंकि आदमी तो चालू है, तो ये मुफ्त का तो नहीं कर रहा होगा, सिर्फ अच्छा लगने के लिए नहीं कर रहा होगा। तो ये भी एक कहानी है। तो ये क्या हो रहा है कि इंस्टेंट एक्सेस एक दूसरे की लाइफ में मिल रहा है लोगों को, तो उससे कंपैरिजन बढ़ रहे हैं। ट्रू। तो इसका टेक्नोलॉजी का ये चक्कर मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। पर एआई को लेके क्या व्यूज है आपके? एआई को देखिए, मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है ये पॉजिटिव चेंज है। ऑफ कोर्स बहुत बड़ा चेंज इस समय आ रहा है ना। तो जो प्रोडक्टिविटी वाला एंगल है इसके कारण दो चीज़ें हैं। अगर एक बिजनेस के हिसाब से मैं बात करूँ तो सवाल ये है कि इसका कब रियल पिक्चर आएगा कि जहाँ से लोग सही में एआई से पैसा बना रहे हैं या कंपनियों का फायदा हो रहा है, क्योंकि अभी कॉस्ट सेविंग वाला ज़्यादा है कि आपने ऑटोमेट कर दी चीज़ें और उसमें जा रहा है कि आपने ह्यूमन पावर थोड़ा, मैन पावर थोड़ा कम कर दिया, वो सब एंगल्स हैं। रेवेन्यू जो टॉप लाइन होता है बिजनेस का, उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या आप एक बिजनेस मॉडल पूरा एआई को लेकर चला सकते हैं, बना सकते हैं, एक तो ये है। दूसरा ये है कि ऑथेंटिसिटी, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कंटेंट ऑथेंटिसिटी, स्कैम, फेक न्यूज़, और ये इतना, मतलब इसकी स्केल एआई के कारण ना ये बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है। इसकी तो मतलब आप कोई कुछ भी बना देगा आपकी मोदी जी के गाने बना रहे हैं। हाँ, लोग मोदी जी के गाने बना रहे हैं। हमें अभी पिछले दिनों मुझे किसी ने अप्रोच किया था, तो उसने बात करी, तो उसने मुझसे पूछा कि सर ये कंटेंट आपके कौन बनाता है इंस्टाग्राम पे? तो मैंने कहा मैं खुद बनाता हूँ। तो ये आपकी आवाज़ आपकी होती है, आप जो भी बोलते हैं कैमरे में या जो भी रिकॉर्डिंग ऑडियो वगैरह कर रहे हैं, ये आप भी यही कर रहे हैं। मैंने कहा ये सब मेरी रहती है आवाज़। तो सर हम एक काम करते हैं, हम आपका एक एआई असिस्टेंट बनाते हैं, एक एआई असिस्टेंट बना देते हैं, और आपके जितने ये पोस्ट हैं मुझसे फीड करके आपकी वो समझ लेंगे आपके बोलने का लहजा क्या है और ये क्या है, और उसको आप एक चैनल की तरह अप्रोच कीजिए। लोग आपसे आएंगे, बात करेंगे गौरव उपाध्याय से, लेकिन वो एक एआई असिस्टेंट होगा जो बात करेगा और आपकी तरह की बात करेगा, वो जिस तरह की आप बातें करते हैं, आपकी जो कोट्स हैं, आपके जो
मैंने कहा ये थोड़ा अलग लेवल पे जा रहा है, क्योंकि इस तरह से अगर आदमी बात करना शुरू कर दे तो आप सोचिए कि जो भरोसे वाला एंगल है, जो ट्रस्ट वाला एंगल है, लोगों की एक इमोशनल कनेक्ट है, उसको तो आप बिल्कुल धाराशायी कर देंगे। तो ये मुझे बड़ी चिंता होती है इस बात की कि इस लेवल पे अगर कंटेंट का जो, अच्छा इसमें फेक आप क्या बना दें और इससे क्या असर पड़ेगा बच्चों पर। हाँ, ये अब जैसे मैं व्हाट्सअप के बारे में सोचता हूँ कि व्हाट्सअप के पिछले 15 साल की 17 साल की चैट है हमारी, राइट, कि हम किस तरह से बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं। और अगर वो चाहे तो बिल्कुल मेरे जैसा एक इंसान चैटबॉट बना सकता है जो मैं नहीं हूँ, तो अभी मेरी तरह ही बात करेगा और पता भी नहीं चलेगा, आपको भी पता नहीं चलेगा कि ये किसी और ने बातें की है। नहीं, ये बहुत, और इससे बढ़ रहा है ना, आपको फाइनेंशियल क्राइम बढ़ रहा है, सोशल क्राइम बढ़ रहा है, हर तरह की चीजें हो रही हैं। फेक न्यूज काफी है, स्पेशली इलेक्शन के टाइम काफी सर्कुलेट होती है, क्योंकि कुछ भी बना सकते हो यहीं से। बट आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत जल्द रेगुलेशन आ जाएंगे इस पे। हाँ, तो एक क्योंकि मैं थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ इससे, तो एक इनिशिएटिव चलता है अभी जिसको कंटेंट ऑथेंटिकेशन इनिशिएटिव कह रहे हैं, CAI। तो ये ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड बना रहे हैं इसका, जिसमें ये है कि जो भी कंटेंट आप बनाएंगे उसकी एक तो वो ऑथेंटिसिटी का ट्रेडमार्क टाइप का रहेगा, और आपकी लायबिलिटी भी रहेगी, मतलब उसको आपको फिर किसी न किसी को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा कि जैसे आपने एक कंटेंट बनाया, हमने उसके ऊपर कुछ फेक न्यूज़ बना दी या कुछ गलत कंटेंट बना दिया, तो उसकी जो पूरी ट्रेल रहती है कि किसने बनाया था, कहाँ था, ओरिजिन था, तो उसमें ब्लॉकचेन इन्वॉल्व है, सब कुछ इन्वॉल्व है। लेकिन आई थिंक वो ज़रूरी है, तो बहुत जल्दी है, जरूरी है बहुत। ये तो बड़ी कंपनी जो है मिलकर कर रही हैं इसको, ह्यूमन से खतरे में आ जाएंगे। हाँ, ये बहुत नेक्स्ट लेवल जा रहा है। तो हाँ, मतलब मैं उस सेंस से सोचता हूँ तो मुझे तो लगता है कि इजीली टेक ओवर कर लेगा मशीन से AI, क्योंकि हम जिस कैपेसिटी में सोच पा रहे हैं उससे तो 100 गुना फास्ट है और 100 गुना स्केल पे सोच पाएंगे, तो हम कहाँ कम्पीट करेंगे। हमने बाकी जानवरों को या बाकी एनिमल्स को डोमिनेट किया, उसका एक रीजन ये था कि हम उनसे तेज सोच पा रहे थे, ज्यादा सोच पा रहे थे। तो बहुत हाईली चांस है कि हमें रोबोट्स, AI ये लोग पेट्स की तरह पालने लग जाए ह्यूमंस को। आपने वो किताब पढ़ी होगी ना, 1984 जॉर्ज ऑरवेल की जो किताब है? नहीं, मैंने अभी नहीं पढ़ी है। तो वो पढ़िए, उसमें बहुत पुरानी किताब है, पहले लिखी गई थी। उस समय बताया गया था कि कैसे, मतलब वो थोड़ा सा अलग कॉन्टेक्स्ट है, पर ऐसा ही कुछ होने वाला है। बेसिकली सब कुछ एक कंट्रोल में है, एक आर्टिफिशियल सिस्टम के कंट्रोल में है, जो आपको हमेशा देख रहा है, जैसे एक बिग बॉस चल रहा है आपकी ज़िंदगी में हमेशा, जो आपको कंट्रोल कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि तुम यहीं बैठ सकते हो, यहीं उठ सकते हो, यहीं खा सकते हो। तो ये तो मतलब मुझे तो बहुत पॉसिबल लगता है कि ह्यूमंस का अस्तित्व ही खतरे में आने वाले टाइम में। मतलब रहेंगे, जैसे अब डॉग्स का मिटे थोड़ी है, बट आप रख तो उनको पालतू ही रहो, आप पे डिपेंडेंट कर दिया है ना उनको। हाँ, मतलब आपने उनकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट थी उसको थोड़ा सा छेड़छाड़ कर दी ना उसके साथ। हाँ, तो ह्यूमन के साथ भी ऐसे ही है। और जो फिल्मों में दिखा है, आगे क्या पता कि एकदम आप जैसे रोबोट्स बन रहे हैं जिनमें इमोशंस भी डेवलप किए जा रहे हैं, और जिस तरह से AI भी उनमें इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वो तो हमसे बहुत फास्ट सोच पाएंगे। तो खैर चिंता का विषय तो है। अब बिल्कुल राइटिंग में भी, राइटिंग इन सब में भी बहुत कुछ चेंज आ गया है। आर्ट का जो पर्टिकुलर वो है, अभी जस्ट शुरुआत है। मतलब आप सोचो कि ये झलक है, आने वाले टाइम में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है। हाँ, कंटेंट भी लोग लिखेंगे, कौन किसका लिखा हुआ सच है नहीं है, किसने किसने लिखी है कि नहीं। अब पहले थोड़े सालों पहले होता था अपना घोस्ट राइटिंग हो रही थी, राइट, कि आज भी बहुत सारे राइटर्स हैं जो घोस्ट राइटर्स रखे हैं जिन्होंने। अब आपका AI घोस्ट राइटर है, बिल्कुल, तो हर आदमी के पास एक घोस्ट राइटर है। मैं चाहूँ तो 10 दिन में, 5 दिन में, घंटे भर में एक किताब लिख दूँ, बिल्कुल, है ना, और पूरा मोटिवेशनल लिख दूँ, जिसमें मुझे ना तो उससे कोई समझ है उस चीज़ की, ना तो मैं उससे कोई ताल्लुकात रखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं लिख सकता हूँ और शायद बेस्ट सेलिंग भी बन सकता हूँ। तो ये सब रिस्क तो हैं। लेट्स सी क्या होता है। चलिए हम लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें हम ऐसे, मैं आपको रैंडम कुछ भी चिट्स देता हूँ और आपको बेसिकली उनमें से कोई भी जो भी आपके थॉट हो बताना। अगर आपको पास करना है तो आप पास भी कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, तो उम्मीद है कि ज़्यादा कुछ खतरनाक सा नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ कि नेक्स्ट आ जाए मोदी जी पे क्या विचार है आपके, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है ना, ये सबसे डरता हूँ मैं थोड़ा सा, पॉलिटिकल और। लेट्स सी क्या आया है। अच्छा, एस्पिरेंट्स, इस पे तो बहुत बात कर चुके हैं हम। लेकिन मुझे लगता है कि एक ज़रूरी बात जो इसके बारे में ये कह सकता हूँ, ये है कि मुझे लगता है कि ये वर्ड ही थोड़ा सा विवादास्पद है। मुझे लगता है इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि एस्पिरेंट्स को अचीवर ही बोलना शुरू कर देते हैं। कह सकते हैं ना कि आप हर दिन कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं, क्योंकि एस्पिरेंट क्या होगा कि एक ऐसा गोल पोस्ट है जो
जब तक आप उसके पीछे हैं तब तक होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा ना, किसी किसी चीज चेज कर रहे हैं। तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि इसको बदल के अचीवर कर दो। बट लोग उस तरीके से देख भी नहीं रहे ना जिंदगी को कि लोग रोज कुछ अचीव कर रहे हैं। हाँ वही ना, छोटी छोटी चीज़ों को नहीं आप अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, कि आप छोटी चीज़, आपने आज क्या सीखा, आज कितना आगे बढ़े, एक कदम क्या बढ़े, तो वो चीज़ अप्रिशिएट नहीं कर रहे, सिखाया नहीं गया ना, कंडीशनिंग ही नहीं है। बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट है जिंदगी, है ना। आपको बताया गया कि भाई वहाँ दौड़ना है, पहुंच गए तो ठीक है, नहीं पहुंचे तो बाकी सब 0-1 चल रही है, सब कुछ 0 और 1। नेक्स्ट डर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये इसमें किताबें में लिखी है मैंने बात, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें सबसे बड़ी जो ट्रिक है डर में, वो क्या है कि 90% टाइम्स हम लोग अनजान से डर रहे हैं। इट इज़ ओनली फियर ऑफ अननोन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि देखा जाए तो ज़िंदगी में आपको भरोसा नहीं है, पता नहीं है, प्रेडिक्टेबिलिटी है आपकी। आपको लगता है कि जैसे हमने वो रिग्रेशन पढ़ा है ना, लीनियर रिग्रेशन, कि भाई ऐसा ही होता है तो आगे की लाइन वैसे ही बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये ज़िंदगी का फॉर्मूला हमने बना लिया है उसको, कि ये होता आया है जैसा, अब इसके आगे की लाइन भी ऐसी खींचने वाली है। वैसा होता है नहीं दरअसल, राइट। कुछ भी बदल सकता है, कहीं बदल सकता है। तो आपकी जो लाइफ को लेकर प्रेडिक्टेबिलिटी है वो इतनी एक्यूरेट है नहीं जितना आपको लग रहा है। आपको लग रहा है कि आपने फिर क्रैक कर लिया इसको, लेकिन हमने किया नहीं है। तो डर का जो मामला है इसमें ये है कि अधिकांशतः चीज़ें आप उस चीज़ से डर रहे हैं, और इस चक्कर में लोग इनिशिएटिव नहीं लेते, कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई भी चीज़ हो, चाहे आपको, मैं आपको लिखने से जुड़ा एक डर का किस्सा छोटा सा, कि मेरे पास हफ्ते में कम से कम 10 लोगों के मैसेज ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि मैंने ये लिखा है, मैं भी लिखता हूँ या लिखती हूँ, और आप इसको पढ़ देते, एक बार कुछ कह देते, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इसको पोस्ट करूँ, तो मैं भी अपना पहला पोस्ट कर लेता, या मैं किसी के साथ शेयर कर लेता। अब उनके साथ क्या है कि अच्छा, कई चीज़ें उनमें मुझे ऐसे लगती हैं कि यार इसने तो मुझसे बेहतर लिखा है ना, लेकिन उनके पास एक वो डर है। तो मुझे लग रहा है कि डर एक सबसे बड़ा रीज़न है जिन हर चीज़ों का। रिश्तों में भी यही है। तो ये प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व की जानी चाहिए। बहुत कुछ छीन लेता है हमसे डर, बहुत कुछ छीन लेता है। पाने का डर, खोने का डर, रहने का भी डर है। आपके साथ जो चीज़ है आपके पास सोना नहीं है, आप डर रहे हैं कि आपके पास सोना नहीं है तो आप लोगों से कम है। सोना हो गया तो डर रहे हैं चोरी ना हो जाए, चोरी हो गया तो डर रहे हैं लोगों को पता चल जाएगा। तो डर हर चीज़ की, डर का बिजनेस किसी मूवी में कही थी ना, कि सारा बिजनेस डर का। हाँ, पूरा बिजनेस ही इसी पे चल रहा है। सब चीज फियर का बिजनेस है। इंश्योरेंस बिजनेस किस पे चल रहा है? इंश्योरेंस, पढ़ाई का बिजनेस किस पे चल रहा है? हाँ, इंस्टीट्यूट प्रिपरेशन कहाँ पे चल रहा है? डर पे चल रहा है। पढ़े नहीं तो जिंदगी बर्बाद, कुछ नहीं कर पाओगे, उस डर पे है। लाइफ, हाँ लाइफ, ये तो आपका फेवरेट टॉपिक है। मुझे लगता है कि लाइफ की अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन दें तो मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी जो है अननोन है बहुत। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें, मैंने पहले भी जैसे कहा कि बहुत सारी चीज़ें हमें लगता है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए, एक सर्टेन एक्सपेक्टेशंस के साथ हम चल रहे हैं। ऐसा है नहीं, आप बहुत छोटे हैं, बहुत बड़ी सी दुनिया है ना। आपकी एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी है, वो इतनी छोटी है, इतनी मिनिस्कल है, इतनी छोटी सी एक पॉइंट है, बहुत छोटा सा पूरे सर्कल में। तो आपको जितना लग रहा है कि आप सब कुछ जानते हैं, वैसे बहुत आपकी ज़िंदगी में अननोन है। और इसलिए लाइफ मेरे हिसाब से इट इज़ ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज़, कि संभावना किसी भी चीज़ की है। ये संभावना हो सकता है कि इस बात से कहीं कुछ नहीं निकल के बात आ जाए, हो सकता है कि मैं यहाँ से नीचे उतरूँ तो कोई मुझे ऐसा कोई मिल जाए, कोई चीज़ मैं ऐसी देख लूँ। तो ज़िंदगी सब संभावनाओं की बात है, पूरा संभावनाओं का खेल है। बिल्कुल, जब तक संभावना है आगे बढ़ते रहते हैं, जिस दिन खत्म हो जाती है संभावना आदमी वहीं रुक जाता है। खैर, आपके चिट्स बड़े इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, बड़े रेलेवेंट भी आ रहे हैं, तो मुझे तो मज़ा आ रहा है। भीड़ हर तरफ भीड़ तो हर तरफ है। मुझे लग रहा है कि हम एक तो भीड़ का हिस्सा हैं बाय डिफ़ॉल्ट, खासकर हिंदुस्तान में हमारी जनसंख्या जितनी है। दूसरा ये है कि हम भीड़ क्रिएट भी कर रहे हैं, हम ही हैं जो भीड़ बना रहे हैं, तो है ना। तो एक है कि भागा दौड़ी की भाई जो चीज़ चल गई, तो एक दिलचस्प बात सुनी थी कभी पहले कि जब दो मिठाई की दुकान थे, तो मिठाई की दुकानों में एक जगह बड़ी भीड़ लगी होती थी और दूसरी जगह भीड़ कम होती थी। तो किसी ने पूछा कि भाई इसके में ऐसा क्या अलग बनता है, इसकी मिठाई इतनी प्रसिद्ध क्यों है, इतने ज़्यादा लोग इसके पास क्यों जाते हैं। तो गए उसके पास, उसने पूछना शुरू किया। तो पहले इंसान से पूछा, भाई तुम यहाँ क्यों आते हो? वो कहता वो आगे वाला आया इसलिए। वो आगे वाले से पूछा तुम क्यों आए हो? वो कहता आगे वाला आया इसलिए। तो सबसे आगे वाले के पास पहुंचा तो कहता कि 2 दुकानें थी, तुम यहाँ क्यों आए? कहता यार वो वाला बंद था, तो मुझे मिठाई लेनी थी, मैं यहाँ चला आया। तो ये भीड़ जो है ना, वो ये है कि लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ मुझे भी जाना है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ करना है। वो कंपैरिजन वाला जो एंगल है, एक जैसा ही बनना चाह रहे हैं लोग, सब एक जैसा बनना चाह रहे हैं, क्लोनिंग हो रही है। पॉपुलर कल्चर हाँ जो है उसको लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली। देखें क्या
निकल कर आता है। परिवार, हाँ, ये प्राथमिकता है, ये सबसे पहली चीज़ है। क्योंकि इसमें क्या है कि आप अगर ज़िंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या करते हैं, आप एक्सपैंड करते हैं। परिवार से शुरू होते हैं, फिर नए लोगों से मिलते हैं, फिर कुछ दोस्त बनते हैं, फिर आप बड़ी दुनिया से अवगत होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपने कितने लोगों को, जैसे जब लोग कहते हैं ना कि मेरी दुनिया में मुझे भरोसा उठ गया है, तो मैं पूछता हूँ कि दुनिया क्या है, आपकी दुनिया की परिभाषा क्या है ना। अब दुनिया की परिभाषा फिर जब लोगों से कहूँगा तो लोग 15 लोग से ज़्यादा नहीं गिना पाएंगे। तो दुनिया उतनी है क्योंकि आपने दुनिया उतनी देखी है। तो क्या होता है कि आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा सर्कल, बहुत सारे लोगों को दुनिया में जानते हैं, लेकिन फिर सिमट सिमट के चीज़ ना परिवार पे ही आती है। तो आपका परिवार जो आपके रिलेशनशिप हैं, जो आपके अपने सबसे करीबी रिश्ते हैं, जहाँ पे कोई लेन देन की बात नहीं है, जहाँ पे आपको सुकून मिलता है, आपका जो सेफ हार्बर है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप परिवार सुरक्षित नहीं है, परिवार के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो आप चाहे ज़िंदगी में जो कर लें, आप चाहे सफल हो जाएं, बहुत बड़ा इंसान बन जाएं, आपको फिर खुशी तो नहीं मिलेगी, इतना तो तय है। तो ये प्राथमिकता है सबसे पहले, स्वास्थ्य है, परिवार। तो अभी ऐसा लगता है जैसे आप परिवार को लेके ज़्यादा क्लोज फील अभी करते हैं, यूथ से ही, जब आप यंग थे तब से ही ऐसे है, या यूथ में जब यंग थे तब आप अलग तरीके से सोचते थे, या मे बी शायद प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे? हाँ, नहीं, जो ये लौटने वाली, वापस लौटने वाली जो एक फीलिंग है, वो मुझे लगता है खास उम्र के बाद आती है। अब वो खास उम्र किसी के लिए 35 है, कोई 40 है, कोई मिड लाइफ क्राइसिस कह रहा है उसको, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि वो बढ़ती है एज के साथ, क्योंकि आप बहुत जगह ज़िंदगी में ऐसा है कि बहुत जगह गलत साबित होते हैं, बहुत जगह, चाहे ना वो दोस्ती कह लें, लोग कह लें, कोलीग्स कह लें, जब आप दुनिया में जाते हैं तो ऐसा होता है, आप गलत साबित, मैं नहीं कह रहा कि दुनिया गलत है, फिर वही बात है क्योंकि मेरी भी दुनिया सीमित है, तो लेकिन आप गलत साबित जरूर होते हैं, क्योंकि हर आदमी अपनी कहानी लेकर आया है, हर आदमी कंडीशनिंग, सोशल कंडीशनिंग पूरी की पूरी ऐसी है। तो जब आप वो चक्र से घूमते हैं, जब ऊपर नीचे जब जाते हैं, देखते हैं, मिलतों से तो रिफ्लेक्ट करते हैं अपने आप के ऊपर, तब ज़रूरी है कि वापस लौटते हैं। तो आपके सवाल के हिसाब से पिछले 4-5 सालों में, रिसेंट ईयर्स में, जब मैं और लोगों से भी मिलने लगा हूँ और अपनी जो ज़िंदगी में चीज़ें घटित हुई हैं, डेफिनेटली अब बहुत बढ़ गया है। एक समय पे था कि हाँ नहीं, आप आगे बढ़ते जाएं और नए लोगों से मिलें और नए लोगों से बनाएं, लेकिन अब परिवार बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं, सिकुड़ते जाते हो, अपना सर्कल और छोटा करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और अपना जो परिवार है, आपका माता पिता हो गए, आपकी वाइफ, बच्चे, उसके लिए वो एक बहुत बड़ा आपके लिए सपोर्ट सिस्टम है। क्योंकि क्या है ना कि आपके साथ जब चीज़ें ज़िंदगी में अच्छी हो रही होती हैं तो हम वर्स्ट को इमेजिन नहीं कर पाते, है ना। आपको लगता है कि दूसरे के साथ हुआ है, मेरे साथ अभी नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए हम किसी की सुनते हैं कि किसी को कैंसर हो गया, है ना, तो इस तरह का अगर कुछ जब होता है तो एक बहुत एक्सट्रीम, जब तक आपके साथ नहीं होता आपको लगता है कि दूसरे के साथ ही हुआ है, लेकिन हो किसी के साथ सकता है। और ऐसा जब कुछ होता है तब आपका परिवार ही आपके साथ रहेगा, तो कोई नहीं आ सकता। इसलिए बाकी लोगों के लिए आप हो सकता है वजन, बोझ बन जाओ, बट परिवार वालों हाँ, के लिए बोझ कभी बन जाओ, वक्त नहीं मिलेगा लोगों के पास, आपके लिए वक्त नहीं निकाल सकते लोग इन चीज़ों के लिए, है ना। तो क्योंकि बाकी सारा जो सर्कल है आपका, परिवार के बाद वाला जो सर्कल है, वो एक एक्सचेंज पे बना हुआ है ना। वो एक मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि एक इनर सर्कल है आपका, जो आपका परिवार है ना, जो इनर मोस्ट सर्कल है, या पर्सनल सर्कल उसको बोलेंगे, या फिर एक इनर सर्कल है जो जहाँ पे दोस्त, कलीग्स, पड़ोसी, इस तरह के रिश्तेदार सब हैं। और फिर उसके बाद एक एक्सटर्नल सर्कल है जहाँ पे पूरी दुनिया है। तो एक्सटर्नल सर्कल में कम लोग जा पाते हैं, जो पब्लिक हैं, जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत मैं कर रहा हूँ, लिखता हूँ तो लोगों तक पहुँच गए। जो बाहर वाला सर्कल है वो पूरा ट्रस्ट पे है, वन साइडेड ट्रस्ट पे है कि भाई उनको मेरी बातों पे, मेरे लेखन पे भरोसा है, इसलिए भरोसा करते हैं। वो टूटता भी बहुत जल्दी है। कल को मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, इसी इंटरव्यू में कुछ ऐसा बोल दिया जो लोगों को लगा कि भाई ये इसको नहीं बोलना चाहिए था, तो पूरा गिर जाएगा एकदम से टूट के। जो बीच वाला सर्कल है वो पूरा एक्सचेंज वाला सर्कल है कि भाई तुम भी अच्छा कर रहे हो, मैं भी अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब तुम्हारी इनकम अगर इतनी है, मेरी भी आसपास है, तब तो हम दोस्त हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना। रिश्तेदारों का भी ऐसा है, कोलिग्स का भी एक कॉम्पिटिटिव एंगल रहता है, जो भी। और जो पर्सनल सर्कल है उसमें क्या है कि पूरा त्याग पर है, समर्पण पे डिपेंडेंट है, उसमें सेल्फलेस है। चाहे आप अपने पेरेंट्स के लिए, बच्चे के लिए आप कर रहे हैं क्योंकि आप उस रोल में, है ना, आप उस रोल में हैं, भावना, तो इसलिए वो टूटता नहीं। उसमें अधिकांश, बहुत रेयर केस कहीं पे हैं जहाँ पे कुछ इस तरह की कहानी सुनने को मिलेगी। इसलिए परिवार ज़रूरी है, सबसे पहली प्राथमिकता है। ये लोगों को बहुत लेट समझ में आता है कि परिवार, हाँ, वो उम्र के साथ समझदारी आती है, उम्र के साथ भी आती है, प्लस कुछ अगर घटित नहीं होता है तब तक नहीं समझ लगता है कि भाई ये मेरे साथ नहीं हो सकता था। हाँ, नहीं, आप तब तक वो सोचते भी नहीं हो, मतलब कि मेरे साथ घटित होगा नहीं, आप यही सोचते हो कि यार अच्छा, मतलब उसके दर्द को आप समझ भी नहीं पाओ कि उसके साथ हुआ क्या है, जब तक आपके साथ घटित नहीं होगा वो। नहीं, बिल्कुल सही।
सब्जेक्ट में सोशल मीडिया, इस पे तो बहुत बात कर चुके हैं। तो एक शब्द में अगर कहना चाहे तो मैं ये कहूँगा कि इसमें कॉशन ये बहुत ज़रूरी है, खासकर बच्चों के लिए। मैं तो बहुत चिंतित रहता हूँ, एक बच्चे का पिता हूँ, और जिस तरह से ये जा रहा है, क्योंकि अब बड़ी हॉरिबल कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं, है ना। बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड की स्टोरी सुनने को मिलती हैं, और बहुत ये कहानियाँ जो हैं सोशल मीडिया का इससे बहुत लंबा प्रभाव है। तो मैं लगता हूँ कि यूज़ कीजिए, लेकिन कॉशन के साथ कीजिए, कि फिक्स कीजिए कि क्यों देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं। बच्चों के लिए कंट्रोल कीजिए, खासकर बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को यूज़ करने देते हो सोशल? तो हमने सोशल मीडिया तो नहीं करने देते अभी, तो 8 साल की बिटिया मेरी, तो सोशल मीडिया तो बिल्कुल बंद, खैर उसको नहीं करते। गेम्स वगैरह खेलने थोड़ा दे देते हैं, वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब के बच्चों के जो वीडियोज़ होते हैं वगैरह देने को, लेकिन वो फिक्स टाइमिंग है, उसको एक रूटीन से बना रखा है कि 1 घंटे का स्क्रीन टाइम है, उसी में तुम देख सकते हो। उसके लिए भी बड़ी गिल्ट फीलिंग रहती है कि भाई, लेकिन अब बाकी थोड़ा सा उसमें नॉलेज वाला एंगल भी है, जो पॉजिटिव हमने बोला कि अब टेक्नोलॉजी भी वही है, मीडिया भी वही है, कंटेंट भी वही है, तो बहुत रेस्ट्रिक्टेड देते हैं। लेकिन अब देखिए आगे, अब बड़े होने पर कितना आप कंट्रोल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो अलग बात। अच्छा, आप अगर जैसे मान लो कि आपकी बेटे या बेटी को जब भी सोशल मीडिया यूज़ करना होगा, आपको क्या लगता है कि कौन सी एज सही है उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए? मुझे लगता है कि मॉडरेटेड यूज़ 12-13 साल के बाद, मॉडरेटेड यूज़। मैं थोड़ा सा जो स्टार मेकिंग है उसके तो खिलाफ हूँ, है ना, कि अच्छा उसके लिए ये नहीं कि कंटेंट, मान लीजिए कुछ लोग अच्छे कंटेंट भी बना रहे हैं, जैसे बच्चों से बनवाते हैं कंटेंट अपने, कुछ उसमें अच्छा कंटेंट भी बना रहे हैं, सब वो नहीं है। मान लीजिए कुछ एंटरटेनमेंट का बना रहे हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। मुझे ये नहीं है कि आप बच्चों से नहीं कराओ एंटरटेनमेंट या कुछ इस तरह का है। मुझे लगता है कि जो स्टार मेकिंग वाला सीन है कि बच्चों को डाल दिया सोशल मीडिया पर, उनकी अपनी आइडेंटिटी, रील्स बनाने लग गए, वो लग गए, उसमें बच्चों के लिए वो एक्सपेक्टेशन वाला गेम है ना। वो अब आप देखिए, मैं आप हैं अगर, हालांकि मैंने बोला, इतना कुछ बोला कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कमर्शियल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बैक ऑफ माइंड में है नंबर, आप समझ रहे हैं, मतलब मुझे भी है दिमाग में एक नंबर, और एक हताशा है कि अरे यार, मेरी उम्मीद थी कि 2 लाख फॉलोअर्स हो जाएंगे, अभी 130 पे ही अटका हुआ हूँ। तो जब इतना करने के बाद ना मुझे उसमें कोई कमर्शियल इंटरेस्ट है, अभी कुछ है, उसके बाद भी एक नंबर मेरी आइडेंटिटी से जुड़ गया है। तो बच्चों के अगर कम उम्र में कोई चीज़ आपकी पहचान से जुड़ जाए, वो कह दे कि भाई ये इतने स्टेक्स हाई हो गए लाइफ में कि भाई तुम तो स्टार बन गए, तो वो बच्चे के लिए फेल्योर एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल हो जाएगा ज़िंदगी में, और इसलिए कई बच्चे जो है सुसाइड और उस तरह के केसेस आ रही हैं। तो मैं स्टार मेकिंग के तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। मॉडरेटेड यूज़ पढ़ने के लिए, या कंटेंट, एक सही तरह का कंटेंट अगर कंज्यूम करना है। बट ऐसे टूल्स हैं अभी सोशल मीडिया पे कि आप 12-13 साल के बच्चे को मॉडरेट यूज़ करने के लिए दे सकते हैं? हाँ, है पेरेंटल कंट्रोल्स वगैरह हैं। ओके। हाँ, जिसमें आप कर सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट बच्चा देखेगा। मुझे लगता नहीं है कि हर प्लेटफॉर्म इतना मॉडरेटेड है, वैसे तो रिस्क तो है नहीं, जैसे पेरेंटल कंट्रोल देने के बाद भी हाँ, क्या उनका एल्गोरिदम अच्छे से फीड कर पा मुझे रहा है? लगता है कि हर प्लेटफॉर्म पे इतना अच्छा है, क्योंकि स्लिपेज तो इसमें हो रहा है। कंटेंट अगर आप देखेंगे तो स्लिपेज तो हो रहा है। मतलब हाँ, वो उनका सिस्टम भी यही है, वो तो वही, मतलब इसको तो क्रैक किया जा सकता है कि कोई और कंटेंट अगर उस पाइपलाइन में डालना हो। हाँ, अब जैसे यूट्यूब वगैरह है, इन्होंने अलग से अपना ऐप बनाया हुआ है, जैसे यूट्यूब हाँ, यूट्यूब का किड्स का हाँ, इसमें इंस्टाग्राम पे बड़ा रिस्क है, क्योंकि एक तो उसका यूथ अटेंशन बहुत ज्यादा है उस प्लेटफॉर्म का, उसका फॉर्मेट जो है वो बड़ा डेंजरस है, कम होता जा रहा है ना, वो रील्स का उसका। और उसमें मैंने जो रिसर्च देखा कि एकदम मॉडरेशन नहीं है, हालांकि वो कहते हैं कि मॉडरेशन है और ये है वो है, और कुछ इतना विभत्स कंटेंट डाला जा रहा है उसमें, जिसको डार्क कंटेंट कह लें आप, जो कह लें, एक आध चीज़ें कभी कभी आंखों के सामने आ जाती हैं। और टिकटॉक था, उसमें तो बहुत ज़्यादा है, पर इंस्टाग्राम में भी मैं देखता हूँ कुछ कुछ चीज़ें, एकदम सरप्राइज होता है कि भाई इतना कैसे ये सरफेस कर रहा है, इवन हमारे लिए भी। नहीं, आई थिंक बहुत टाइम चेंज हो गया है कि आप देखिए कि आपकी जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन में गाली देना पब्लिकली बहुत बड़ी बात थी। हाँ। मतलब बहुत उससे देखा जाता था। कब वो चीज़ नॉर्मलाइज होगी, कब उस पर हंसने लग गए, कब उस चीज़ को सेलिब्रेट करने लग गए, हाँ, ये पिछले 5 साल 10 साल में ही हुआ है। हाँ। आप बहुत सारे अब स्टैंड अप कॉमेडियन है, आर्टिस्ट है जो गाली दे रहे हैं और वो पंच लाइन लग रही है लोगों की, वाह मजा आ गया है। कुछ लोग, अब उसी पे धंधा चल रहा है, उसी पे धंधा चल रहा है। और नहीं, आप सही कह रहे हैं। और वो कब उस चीज को सेलिब्रेट करने लग गए लोग, मतलब जो जितना गाली दे रहा है उसको लोग बोल रहे हैं कि अरे कितना रियल है, हाँ, लाइक कि कोई फिल्टर नहीं है, हाँ, एंड हाँ। उस चीज को अच्छा मान रहे हैं लोग। नहीं, एग्री कर रहा हूँ मैं। तो ये बच्चों की बात पे तो इसको लेकर मैं बड़ा चिंतित भी हूँ और सजग हूँ इस बात को लेकर कि नहीं, मैंने पहले कभी, मेरा ऑब्वियसली सोशल मीडिया को लेकर डिस्कशन हुआ है, बट पहली बार एज एन पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हो रहा है कि वो किस तरह से डरे हुए हैं इस चीज से।
नहीं, बहुत डर है इस चीज़ का। और हम तो सुनते हैं कहानियाँ, क्योंकि उस एज ग्रुप में हैं, तो जैसे खासकर जो टीन्स में हैं बच्चे, 13-14 साल के एज में हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम सुनने को आती हैं कि बच्चे बताते नहीं हैं क्या कंटेंट देख रहे हैं, किस तरह से गुजर रहे हैं, किसी कंटेंट से कितना ज़्यादा प्रभावित होकर उनकी पूरी साइकोलॉजी चेंज हो रही है। हाँ मतलब वो कितनी कम एज में किस चीज़ से एक्सपोज हो जा रहे हैं। इवन एडल्ट कंटेंट को भी छोड़ दो आप, जैसे गन है, हम्म, मतलब वो गेम में खेल रहे हैं, मतलब हाँ, गन चला रहे हैं। उस एज ग्रुप में मुझे नहीं लगता कि मेंटली वो हाँ, उस प्रिपेयर चीज़ के नहीं लिए है, रेडी है correct। कि आपको इस चीज़ से एक्सपोज किया जाए। तो लेट्स सी क्या होता है। देखिए, चिट गेम आपका इंटरेस्टिंग है, इसमें टॉपिक अच्छे निकल कर आ रहे हैं। है ना, इसमें से इसीलिए कि, और इससे फिर क्या है कि जैसे पहले सोचा था कि इसको शुरू में रखा जाए ताकि इंसान कंफर्टेबल हो जाए, हाँ। उसके बाद आप फिर उससे डिस्कस करोगे उसकी जर्नी आ रहे हैं, बहुत अच्छे से करेंगे। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक लव आ गया। मेरे हिसाब से बेसिस है लाइफ का लव। तो अच्छा, उम्र के हिसाब से परिभाषा चेंज होती रहती है इसकी थोड़ी सी। तो आप अच्छे से समझा पाएंगे कैसे होते तो हैं। हाँ, तो पहला प्यार, फिर आपका दूसरा प्यार, फिर शादी के बाद का प्यार, फिर बच्चे से प्यार, बच्चे का सब, तो हर स्टेज से आप गुजरते हैं, माँ बाप से शुरू होता है। एक चीज़ जो इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मुझे नहीं लगता कि मैं कैसे इस चीज़ को सॉल्व करूँ। मेरे पास जो 95%, पता नहीं क्या इमेज बनाई है मैंने, हालांकि मोटिवेशनल, लेकिन 95% जो तकलीफें लोगों की आती हैं, समस्याएं आती हैं, उसमें लोग हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होते हैं। और उसमें ये कि सर सब खत्म हो गया, और ये इंसान मुझे छोड़कर चला गया, और अब इसके बाद की ज़िंदगी कुछ नहीं है। तो उस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि लव की जो डेफिनेशन होती है, एज के साथ आप थोड़ा समझदार भी होते जाते हैं। ट्रू। हाँ, लेकिन आइडियल स्टेट में मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो लव की डेफिनेशन थोड़ी डाइल्यूट की जानी चाहिए। मैं जब डाइल्यूट करता हूँ तो उसका मतलब ये है कि उसको बहुत पर्टिकुलर बना दिया गया है कि एक इंसान से जोड़कर, एक रिश्ते से जोड़कर, है ना। तो आप प्रेम का एहसास जो है आपको, वो आप अगर आपके दिल में प्रेम है, आप अगर एक ऐसे इंसान हैं जो सॉफ्ट हार्टेड हैं, या जनरली आप सच में किसी से प्यार कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारे डायमेंशंस हैं लाइफ में, राइट। बहुत सारे एवेन्यूज हैं जहाँ पे आप प्रेम की जो तृप्ति हो सकती है, जिसको आप वो कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में लेट से आती है, पूरे ऑल द वे अध्यात्म तक जाती है बात कि ईश्वर से प्रेम हो गया, है ना, उम्र के उसके पड़ाव पे जाकर। लेकिन ये वाला थोड़ा सा सैड है, जो हार्ट ब्रेक वाला है और लोग एकदम टूट जाते हैं। मुझे नहीं पता इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आप किसी को समझाएंगे तो नहीं समझेगा इस बात को, है ना। हाँ मतलब उस लोग वो इवेंचुअली समझ ही जाते हैं, बट उनकी लाइफ एक ही पर्सन के अराउंड सेंटर्ड हो जाती है। हाँ, और मुझे लगता है इसमें सिनेमा का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। हाँ मतलब ये जो नैरेटिव, सोशल नैरेटिव है ना प्यार का, अच्छा एक ये एंगल है। दूसरा है जो वो तो थोड़ा और भी मुश्किल वाला है, वो है हार्ट ब्रेक के बाद जो दर्द भरी शायरी, दर्द भरा कविता और पूरा कंटेंट जो है उसी बारे में इतना, अब लिखने में अगर आप देखो खासकर हिंदी में, तो इतना दर्दनाक लिखा गया है, इतना दर्दनाक लिखा गया है कि आप अगर पढ़ने बैठे तो मतलब इंसान का सही में दिमाग खराब हो जाए, है ना, या वो फीड करता है आपके उसमें और भी। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो साहित्य में भी लिखे जाने में भी प्रेम का बड़ा एक वन साइडेड व्यू रहा है। आइडियल करके लिखा गया है, जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं कि पहले हाइपोथेटिकली सारे फैक्टर जीरो मान लिए जाते हैं, आइडियल सिचुएशन में ऐसा है। अब आइडियल सिचुएशन में कैसी होगी, कोई भी चीज, कोई भी फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट किया जाता है, देन फिर उसको एडजस्ट किया जाता है कि भाई रियल लाइफ में तो ऐसा होता ही नहीं है, तो एक एडजस्ट कर देते हैं कोई फैक्टर डाल के। अब लोग आइडियल तो साहित्य ने पढ़ लिया, लेकिन ये नहीं सिखाया कि बाद में एक फैक्टर भी ऐड करना है कि रियल लाइफ। आईआईटी वाली बात कही ना वही हो रहा है ना कि बहुत अलग है। और आई थिंक प्यार के तो बहुत अलग अलग तरीके हैं, और अब तो अब आने वाली जनरेशन में तो बहुत ही अलग कंसेप्ट हो गया। लोग डर रहे हैं प्यार करने से, अटैच होने से। हाँ, वो इंडिविजुअलिस्टिक हो गई ना सोसाइटी, बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होती जा रही है। तो अच्छा भी है और बुरा भी है उसमें, थोड़ा सा बंधनों से डर रहे हैं लोग, बंधनों से डर रहे हैं। हर आदमी अपने आप में मी टाइम चाहिए, आजकल वो कॉन्सेप्ट हर जगह है। मीट, हाँ बस ठीक है, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। हाँ, ये तो खुद ही एक ऐसा है कि इस पे पूरी पॉडकास्ट की जा सकती है प्यार, पूरी कहानी किताब भी लिखी जा सकती है, लिखी भी गई है, कितने ग्रंथ लिखे गए हैं प्यार पे, लेकिन आज भी सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज कोई है तो प्यार ही है। आई थिंक मुझे जो लगता है पर्सनली रीजन ये कि क्योंकि प्यार का कोई डिफाइन, मतलब प्यार उतने तरीकों से हो सकता है जितने लोग हैं, या जितने लोग आके चले गए, सबका अपना अपना तरीका है, बहुत पर्सनल चीज है। और हर आदमी वही घूम के जाती बात है ना कि किस कहानी से, किस परिवेश से भी आया है, उसके लिए प्रेम की परिभाषा क्या है, उसने क्या देखा है अपने आसपास, तो उससे भी आप डिफाइन करते हैं अपने मन के भीतर कि आप क्या फील करते हैं। ट्रू। 3 और बचे हैं बस इसके।
3 अच्छे ही होंगे। किताबें, हाँ बेहद ज़रूरी है। तो किताबों को लेकर एक सिंपल सा मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि देखिए लाइफ में आदमी 2 ही तरह से सीखता है, या तो एक्सपेरिमेंट करेगा या खुद एक्सपेरिमेंट करेगा या दूसरों के अनुभव से सीखेगा। खुद एक्सपेरिमेंट करने वाले तो मुझे लगता है 2-4-5% लोग हैं जो रिस्क टेकर्स हैं, जो नई नई चीज़ें करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, नॉर्म्स को जो डिफाई करके कि भाई जो चला आ रहा है उसको कुछ अलग करना है, मतलब बगावती टाइप के लोग। तो वो लोग तो चलो अपनी लाइफ की लर्निंग से सीखते भी हैं, नहीं भी सीखते हैं, कितना इंप्लीमेंट करते हैं। अगला इंसान दूसरा जो है वो कैसे सीखेगा, उसके लिए एक ही तरीका है, किताबें पढ़ना। तो किताबें आप क्या चुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, और वो एक्सपीरियंस अगर जब आप दूसरों के एक्सपीरियंस से अगर नहीं सीख रहे हैं तो फिर बहुत ही लिमिटेड लाइफ है आपकी। इसलिए किताबें पढ़ना, दरअसल अगर आप देखा जाए तो स्कूल में जितना सिखाया जाता है किताबों को पढ़ना, उसके बाद ना बड़ा कम हो जाता है लाइफ में। मतलब हैं कुछ लोग किताबें पढ़ने वाले हमेशा से रहे हैं और पढ़ते हैं, लेकिन इस चीज़ को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। बचपन में तो किया जाता है और आजकल थोड़ा सा बढ़ा भी उस चीज़ को बताना कि कैसे बच्चों को रीडिंग हैबिट और वो सब चीज़ें हैं। लेकिन आमतौर पर मुझे लगता है कि आप लाइफ के किसी भी फेज़ में हैं तो अगर किताबों की तरफ लौटते हैं तो दरअसल आप शायद बहुत सारे जवाब आपको मिल जाते हैं लोगों के, है ना। तो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना बहुत ज़रूरी है। आप रेगुलरली पढ़ते हो किताबें? हाँ, मैं सच पूछी तो आजकल पूरी किताबें पढ़ नहीं पाता हूँ क्योंकि इतना कुछ हो गया है, काम भी रहता है, लिखना भी है। लेकिन फास्ट भी पढ़ता हूँ अब, क्योंकि थोड़ा वो आप उस रिदम में हैं। क्या होता है कि जब आप लिखने लगते हैं, खासकर आपने एक पूरी किताब लिख दी है, 1-2 किताबें लिख दी, तो एक राइटर साइकोलॉजी होती है जिसको आप समझने लग जाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि आप पढ़ते हैं, आप समझ जाते हैं कि अगला क्या कहना चाहेगा, क्या लिखेगा। हर तरह की किताब पे लागू नहीं होता, लेकिन जिस तरह की किताबें मैं आजकल ज़्यादा पढ़ता हूँ, जैसे क्योंकि उसी कैटेगरी में कर रहा हूँ तो सेल्फ हेल्प या वो सब है, तो बड़ी फास्ट रीडिंग है। ऑडियो बुक्स भी सुनता हूँ, वो थोड़ा फास्ट हो जाता है एक्सरसाइज वगैरह करते हुए। किताबों के स्निपेट्स भी आजकल ऐप्स वगैरह आ गए हैं तो उससे भी पढ़ लेता हूँ कुछ। हेडवे करके एक ऐप आता है, उसमें किताबों के सारांश रहते हैं, तो करता हूँ कंटेंट, काफ़ी कंटेंट कंज्यूम करता हूँ किताबों का। हिंदी किताबें पढ़ी आपने? हाँ, कम पढ़ी हैं हिंदी की किताबें, मतलब हिंदी में लिख रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैंने हिंदी की किताबें कम पढ़ी हैं। कई ऐसी किताबें हैं जो मैंने जो लैंडमार्क बुक्स हैं, माइलस्टोन बुक्स हैं, मैंने नहीं पढ़ी थी एक्चुअली। तो पिछले जब से मैंने लिखना शुरू किया, खुद को संतुष्ट करने के लिए, भाई ये मतलब अन्याय कर रहे हो तुम अगर तुम हिंदी में लिख रहे हो लेकिन तुमने ये किताबें जो सब कहते हैं इन लेखकों को तुमने नहीं पढ़ी हैं। तो वो मैंने थोड़ा जानबूझकर पिछले कुछ सालों में पढ़ाया है और संतुष्टि थोड़ा वहाँ मिल रही है। तो वो किताबें जो हिंदी की किताबें, जैसे अभी मैंने पिछले महीने कुछ केदारनाथ सिंह की सब कविताएं पढ़ी, मैंने कहीं इधर उधर पढ़ी थी। तो जब उसमें थोड़ा अंदर जाके ऐसे करके सीरीज पढ़ रहा हूँ, है ना, तो लोगों की साइकोलॉजी तो उनको इत्मीनान से पढ़ता हूँ। तो उसमें है कि धीरे धीरे करके तो कंटेंट तो कर रहा हूँ कंज्यूम, काफ़ी चीज़ें पढ़ता हूँ और हिंदी पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ रहा हूँ और पढ़ूंगा। पहले वैसे मैंने कॉलेज में या वैसे अंग्रेजी किताबें बहुत पढ़ी हैं, सेल्फ हेल्प की काफ़ी किताबें पढ़ी हैं, इसलिए उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट है। हाँ, मतलब मैं भी, मतलब मैंने हिंदी पढ़ते कोई साहित्य की वजह से शुरू भी नहीं किया, लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था। मैंने अभी तक कोई साहित्य की किताबें भी नहीं पढ़ी, बट आप पढ़ने लगा हूँ मैं, क्योंकि आप जाने अनजाने में ना चाहते भी उस दुनिया से जुड़ ही गए हो। तो आप उन लोगों के बीच में हो तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता हो कि कोई भी XYZ पर्सन किसी भी बुक के बारे में रेफरेंस दे रहा है, किसी राइटर के बारे में रेफरेंस दे रहा है, किसी पर्टिकुलर राइटिंग स्टाइल के बारे में रेफरेंस दे रहा है, आपको पता होना चाहिए। और प्लस जैसे मैंने अभी गुनाहों का देवता पढ़ी, तो जो जनरल व्यू है उसको लेके मेरा तो बहुत अलग था। मतलब आई थिंक वो आप 20-21 साल की उम्र में पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी लव स्टोरी। तो मेरे को लव स्टोरी नहीं लगी, मेरे को तो लव स्टोरी एक जरिया लगी कुछ और बताने की, राइटर कहना क्या चाह रहा। हो सकता है वो मैं जैसे इस ग्रुप में हूँ उसको देख के लग रहा हो। हाँ, वो ये है कि अब जैसे अब आप इस समय जाके दिलवाले दुल्हनिया देखेंगे तो आप उसको कई जगह लगेगा ना कि बिल्कुल। अरे इस समय तो बड़ा हाइप था जब हम शुरू हुआ था या उस समय देख रहे थे, तो अब लगता है कि अरे ठीक था। लेकिन हाँ, मतलब बुक तो बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है। मुझे वो पसंद आया कि कैसे उसने वो 2 या 3 कैरेक्टर के अराउंड पूरी कहानी लिखी, और आप कहीं भी उस बुक में एक्चुअली ये नहीं लगेगा कि यार फ्लो टूट रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी उस चीज की। एंड कुछ चीजें ऐसी भी थी कि एक जहाँ आप एक्चुअली उस इमोशन को फील कर पाओगे, अगर वो गुस्सा है, दुख है, उस दुख को फील कर पाओगे। तो लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत प्यारी बुक है। बट हाँ, मतलब वैसी लव स्टोरी मैं इमेजिन नहीं करता। अभी मैंने फिलहाल पीयूष मिश्रा जी की किताब पढ़ी, तुम्हारी औकात क्या है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि उसमें जो एक उन्होंने ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में लिखी है किताब, जिस तरह से वो बातें भी करते हैं, लेकिन जो एक पीड़ा समझ में आई, एक आर्टिस्ट की पीड़ा,
वो एक तरह से अंदर से ना मुझे महसूस हुआ जब वो कहानी बताते हैं कि कैसे वो जो कॉलेज में थे, उनके पिताजी को पसंद नहीं थी चीज़ें और बड़ी बगावती टाइप के थे और बड़ी ईमानदारी से सब लिखी है उन्होंने अपनी बातें, जो जो हुआ, चाहे वो प्रेम प्रसंग था या जो भी था। तो क्या चलता है एक मन में, कोई जरूरी नहीं है कि सब सही होगा उसमें, है ना। एक जिंदगी में एक ये भी हो जाता है, जैसे कि मान लो वो जिस स्तर के इस समय हैं, तो उनकी वो देख के एक इमेज क्या आती है कि अरे इनकी तो सब परफेक्ट ही होगा ना, मतलब ये तो सब में सधे हुए होंगे। लेकिन जब पीछे जाके देखो तो लगता है कि भाई कितना कलेश और कितना मन में एक रहा है उस इंसान के। तो आई थिंक साहित्य का, खासकर जब आप एक खास जैसे हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, और क्यों हिंदी में लिखना सवाल वो सब जब शुरू हुआ था, क्यों हिंदी में पढ़ना वाला भी जो सवाल है, तो जब मैं किताबें, हिंदी की किताबें पढ़ता हूँ तो बार बार पढ़ी मैंने उनकी वो किताब ना, क्योंकि मैं कम पढ़ पाता हूँ, हिंदी की किताबें कम पढ़ पाता हूँ। तो मुझे तो अब शायद मैंने आज 5 साल पहले वो पढ़ी होती तो मुझे इतना समझ में नहीं आया होता, उनकी फीलिंग्स उतनी समझ में नहीं आती, मैं रिलेट नहीं कर पाता। अब लगा कि यार बड़ा, मैंने जहाँ वो दुखी हुए मुझे दुख लगा, जहाँ वो खुश हुए मुझे खुशी लगी। तो वो बोलते हैं ना कि आप किताबों को नहीं ढूंढते हो, किताबें आपको ढूंढती हैं। किताबें आपको ढूंढती हैं, हाँ, कहानी आपको ढूंढती हैं जीवन में, सच है। अच्छा, आपके बच्चों को हिंदी आती है? ये बड़ा नहीं, मतलब मुश्किल सा सवाल क्योंकि पूछा। आप सिंगापुर में रहते हो तो अब मुझे नहीं पता कि वहाँ हिंदी सिखाने का क्या सीन है, क्या नहीं है। नहीं तो ये सिखाने का सीन है, मतलब हिंदी पढ़ाई जा रही है वहाँ भी, ऐसा नहीं है। तो स्कूल में पढ़ाती है और हमने उनको एडिशनल लैंग्वेज पढ़ाते हैं हिंदी, तो मैंने ऑफ कोर्स उसको एडिशनल लैंग्वेज हिंदी की दे रखी है। सीख रही है, अच्छा उसको पसंद नहीं है, मुश्किल लगता है हिंदी पढ़ना, तो मेरी ज़बरदस्ती है। वाइफ की कभी कभी रहती है कि फ्रेंच स्पेनिश सिखा दो, और मैं कहता हूँ कि यार वो नहीं करूँगा, है ना। तो क्योंकि मैं इसलिए नहीं कि मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, है ना, मुझे लगता है कि एक तो हिंदी लैंग्वेज अपने आप में इतनी रिच है, लैंग्वेज ही इतने आप में रिच है, राइट। तो उसमें जो इमोशंस हैं, कहने का है कि अब जैसे सुकून को क्या लिखोगे यार, पीस लिख दो, कुछ भी लिख दो, सुकून वाली बात सुकून में ही आएगी। तो इस तरह से मैं इसलिए चाहता हूँ कि उस लैंग्वेज की जो रिचनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पढ़ना, किताबें पढ़ना, भाषा पढ़ना, कविताओं कहानियों में इंटरेस्ट होना, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट करियर। वो आपके साथी बन जाती हैं आपके दुख के समय में, आपके सुख के समय में। तो इसलिए एक रीजन से जाता हूँ। और दूसरा चाहता हूँ कि जो रूट्स हैं इंडियन, आप कैसे एक्सप्लोर करोगे यार, आपको लैंग्वेज नहीं आएगी तो आप मान लीजिए कि जो कल्चरल इतना न्यूएंस है। अच्छा, विदेश से लोग आते हैं, राजस्थान जाते हैं, यहाँ जाते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, कल्चर के बारे में जानते हैं, वहाँ के लोगों से बात करते हैं, तो वो मैं छीनना नहीं चाहता हूँ उससे। तो मैं बड़ा टिका हुआ उस पर कि नहीं, हिंदी तो पढ़नी ही पड़ेगी चाहे जैसे हो जाए। घर पे आप लोग हिंदी में बातें करते हैं, इंग्लिश में होती है? हाँ, तो पहले क्या होता था कि जब स्कूल में जा रही थी तो हमने हिंदी में, तो हम तो हिंदी में बात करते हैं, मैं और वाइफ हिंदी में बात करते हैं। लेकिन उसने क्या हुआ, वो कंफ्यूज हो गई, क्योंकि वो क्या करती, थोड़ा सा बीच में कुछ बोल देती हिंदी सा स्कूल में जाने पर, तो वहाँ पे आप समझ नहीं पाते, वो दिक्कत हो। तो टीचर्स ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे से आपका कंफ्यूज हो जाएगा, वो लैंग्वेज को दोनों में से कोई लैंग्वेज सही नहीं पकड़ पाएगा। जो मुझे लगता है कि ये गलत पॉइंट था एक्चुअली, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो मल्टीलिंगुअल कैच करता है, लैंग्वेज आप सीख सकते हैं मल्टीपल। और उस एज में बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी है लैंग्वेज सीखना, आप जिस परिवेश में रहेंगे। तो अब पिछले 2-3 सालों से हम जानबूझकर घर में अंग्रेजी में बात नहीं करते हैं। हाँ, तो उससे क्या है कि वो सुन के अब वो, इसलिए उसका लिखना पढ़ना हिंदी उतना नहीं है, बोलने अब लग गई है, लगभग बोल लेती है। बोलना समझना आना है तो आप कभी भी इंडिया आओ, हाँ, मान लो कि आज नहीं तो 25 साल के हो गए, घूमने आए इंडिया, हाँ, हाँ, तो एटलीस्ट यहाँ के लोगों से बात कर पाएगी, हाँ, कनेक्ट बिल्कुल। कर और पाएगी। कंटेंट इतना, जब हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, इतना कंटेंट बनेगा तो कल को कंटेंट कंज्यूम कर सकती है। डेफिनेटली। तो सिखा रहे हैं हिंदी। यार ये तो बहुत सही गेम है। आप 3 कह रहे थे? 3 ही है, 2 और बचे हैं, तो बहुत सही गेम है, मजा आ रहा है। तो रिश्ते, हाँ, इस पे भी काफी बात की हमने, रिश्तों पे। एक बात जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि रिश्तों को, अच्छा मैं अपने पर्सनल अनुभव से भी बता रहा हूँ, और ज़िंदगी में समय उतना ही होता है, और हमारे अपने वो भी होते हैं कि भाई मुझे क्या करना है, और जो मैंने बताया इनर सर्कल, आउटर सर्कल, ये सर्कल, वो सर्कल। मुझे लगता है कि शुरुआत में जब अपने चढ़ रहे होते हैं, आप ऊपरी उसमें होते हैं कि कर रहे होते हैं आगे लाइफ में, कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे मुझे भी अफसोस है कुछ रिश्तों का कि दोस्ती का भी रहा कि मुझे लगता है कि मुझे जो करना चाहिए था मैंने नहीं किया एक समय पे, है ना। तो कोई दोस्ती भी इस तरह की टूट गई, और उस समय लगा कि नहीं, मैं भी सही हूँ, वो भी सही है ना, तो हो गया जो भी है। तो अच्छा एक दोस्त था, उसके साथ कुछ छोटी छोटी सी बातें हो गई, ऐसी अनबन सी, ईगो वाली बात कह लें या जो भी कह लें। अब उम्र के इस पड़ाव पे 20 साल के बाद लगता है कि अच्छा उसको निभा सकते थे, क्योंकि कई लोगों को देखता हूँ जो जिन्होंने निभाए उस तरह के रिश्ते, कि स्कूल का दोस्त है और आज भी अपने बच्चों के साथ खेल रहा है। मेरे एक आध हैं ऐसे, लेकिन एक आध ऐसे हैं जिनको मैंने खोया भी है। तो मेरी सीख है, मुझे लगता है कि उस समय शायद मुझे लगा कि मैं ही सही हूँ, या मैं ठीक कर रहा हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो सब ठीक ही होगा टाइप, लेकिन एक्स्ट्रा कदम भी आपको लेने पड़ते हैं रिश्तों में।
एक ये रहा, तो इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आम जीवन में भी आप चाहे जो भी कर रहे हैं, मतलब किसी भी उम्र के पड़ाव पे कुछ भी कर रहे हैं, तो ये बहुत सेंसिटिव है रिश्तों वाली बात इसमें ना। तो इसमें आपकी एक थॉट होनी चाहिए कि तुमने, जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आप वाइफ हस्बैंड के रिश्ते हो गए, बच्चों की भी एक्सपेक्टेशन, हर आदमी की अपनी एक्सपेक्टेशन है। आपको जनरली लगता है कि आप अपने हिसाब से सब कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस कई बार बहुत छोटी छोटी होती हैं, है ना, और वो इतनी सी भी होती हैं कि तुमने मेरे बारे में सोचा कि नहीं सोचा। करना तो अलग बात है कि तुमने, मान लो कि तुम्हें छुट्टी प्लान करनी थी, तो तुमने छुट्टी प्लान नहीं की, कोई बात नहीं, तुमने क्या सोचा उस बारे में कि करना चाहिए था, है ना। तो ये मैं अपने थोड़े कॉन्टेक्स्ट से बता रहा हूँ, ऐसा अक्सर होता है जब आप परिवार में ही अभी है। उसी तरह से माँ बाप के भी रिश्ते हैं, तो हर तरह के रिश्ते में मुझे लगता है बहुत सेंसिटिव है, और हर उम्र पे नहीं तो एक अकेलापन है इसमें, बहुत अजीब सा अकेलापन है, और ये बहुत कचोटता है। मतलब इसमें ना कि जब आप, खासकर अगर आप एक संवेदनशील इंसान हैं, अगर थोड़ा सा भी ऐसे हैं जो उम्र के साथ सब में थोड़ी सी संवेदनशीलता ज़्यादा आती है ना, क्योंकि आपका स्वास्थ्य नीचे गिरता है, आपको कई चीज़ें होती हैं, आपको ज़रूरत होती है लोगों की। 10-15 साल जीवन में ऐसा लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं सब कर लूँगा। फिर आपको ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे कि मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, तो मुझे थोड़ी थोड़ी हेल्थ की शिकायतें रहती हैं, कुछ ऐसा बड़ा नहीं है लेकिन रहता है थोड़ा बहुत, तो जिसको मैं पिछले 8-10 सालों से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रहती है एंग्जाइटी की, थोड़ा पेन किलर्स वगैरह बीच में बहुत लेता था, कहीं दर्द हो रहा है, बैक पेन हो जाता है, ये हो जाता है, कुछ इस तरह की है। वो बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कुछ है, लेकिन मुझे रहती है थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम्स। तो मुझे लंबे समय तक ऐसा लगता रहा कि छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इट्स ओके, है ना, कि मैं तो बड़ा मजबूत इंसान हूँ और कर ही लूँगा, ठीक ही हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे थोड़ी सी उम्र बढ़ती है, सामने की और रिश्ते, जब संवेदनशीलता से बेटियाँ बड़ी हो गई, तो बातें करती है, सवाल करती है, चिंतित हो जाती है। जैसे अब मान लो कि डॉक्टर क्या जा रहे थे, क्यों जा रहे हो, 8 साल की है लेकिन पूछेगी हर बार कि भाई वाई इज डैडी नॉट हियर, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो गया। किसी का सुन लेगी तो डर जाती है कि हाँ इसको हो गया, उसको कुछ हो गया। तो तब ये समझ में, दिमाग में आता है कि आपकी जिम्मेदारी कितनी है इस चीज़ को लेकर, है ना। और तब लगता है कि भाई ये ज़रूरत है आपको रिश्तों की, है ना, तो आपको समय निकालना पड़ेगा और उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आपको रिश्तों में। तो अपने आप सब नहीं होगा आगे से बढ़ के, तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक कदम एक्स्ट्रा लेना ज़रूरी है। एक कदम एक्स्ट्रा लेके, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफलता, प्रसिद्धि, ये सब है, लेकिन आपके जो अपने रिश्ते हैं जिनके साथ आप, देखिए बहुत सहज है ज़िंदगी, है ना, कि अब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, चाहे जो भी कह रहा हूँ, बहुत इंटेलेक्चुअल बातें हो रही हैं, तरह तरह के एक्सपीरियंसेस हो रही हैं, तरह की बातें, लेकिन ज़िंदगी जो है वो मेरी भी ना उतनी ही सहज है, क्योंकि ज़रूरतें मेरी भी उतनी सहज है ना। बुखार होगा तो दवाई खानी है, घर जाएंगे थकावट लगेगी तो पानी, खाना अच्छा खाना है, सोने को बिस्तर अच्छा चाहिए, नींद नहीं आई, चाहे आपके पास जो भी हो, कितना बड़ा मकान हो, कितनी बड़ी गाड़ी हो, कितने भी पैसे हो, रात को नींद ठीक से नहीं आई तो क्या करेंगे आप सुबह। आपका कोई अपना बीमार है, कुछ धरा का धरा रह जाता है। तो हम सबकी जो बेसिक नीड्स हैं बड़ी सहज हैं और कॉमन सी हैं, है ना। तो अब उसके लिए आपको रिश्ते चाहिए, आप वो सब चीज़ नहीं कर पाएंगे, नहीं तो। और अक्सर मैंने देखा है क्रिएटिव फील्ड में, साहित्य में अगर आप देखें या फिल्मों में या क्रिएटिव फील्ड में, तो ऐसे लोगों की लाइफ बड़ी लोनली हो जाती है बाद में जाके, क्योंकि क्या होता है कि उनको लगता है कि वो बहुत समझते हैं रिश्तों को, लेकिन उतना करते नहीं हैं, है ना, क्योंकि समझना काफ़ी नहीं है कि मैं बहुत संवेदनशील इंसान हूँ। मुझे समझ में आ गया कि दीपक जी को कैसा लग रहा है इस समय बैठ के, लेकिन मैंने दीपक के लिए कुछ भी नहीं किया, है ना, मैंने कोई हाथ नहीं बढ़ाया, कोई ये बात ऐसी नहीं बोली जिनसे उनको मदद मिले या जिनसे उनको बेहतर महसूस हो। मैं समझ गया, मेरी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग हो गई उनके लिए, लेकिन वो उनके लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो आपके स्तर पे नहीं है ना। तो ये अगर आप रिश्तों में ये नहीं समझ रहे हैं, तो उम्र के साथ साथ फिर बहुत एक अकेलापन है जो अच्छा नहीं लगता। अनफॉर्चुनेटली साहित्य में, सिनेमा ने तो नहीं, बट साहित्य ने इसको रोमांटिसाइज कर रहा है बहुत ज़्यादा किया। आप जैसे देखिए, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जो जैसे जॉन एलिया साहब की कहानी है, उनकी अपनी कहानी एक बड़ी, उस तरह से देखे तो सैड स्टोरी रही उनकी लाइफ की, है ना, सेपरेशन, ये वो, हेल्थ को उनको लेकर बहुत प्रॉब्लम हो गई, और कमाल के शायर, मतलब उनसे बेहतर हुआ नहीं कोई लिखने वाला, है ना, जो कितना दर्द महसूस करके उन्होंने लिखा है। लेकिन अगर आप कंटेंट देखेंगे तो उस कंटेंट को इतना रोमांटिसाइज किया गया है, उस कंटेंट को इतना भुनाया गया है, और मुझे लगता है कि वो एक, कई लोगों का, तो मैंने ऐसा लोगों को महसूस किया, ऐसा देखा है कि भाई वो इतना घुस गए उस चीज़ के अंदर कि मतलब वो उनके लिए एक पीड़ा बन गई है, कि मतलब उस तरह से एक तरह से आइडलाइज करने लग गए हैं, उस दुख को एंजॉय करने लगे हैं लोग, उस चीज़ को आइडलाइज करने लगे हैं कि मैं जब तक जॉन एलिया महसूस में नहीं करूंगा तब तक मैं लिख नहीं पाऊंगा। समझ रहे हैं आप। तो वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए बड़ी मुश्किल चीज़ हो जाती है फिर, और इसलिए जो आर्टिस्टिक लोग हैं कई बार इतना डीप घुस जाते हैं इन चीज़ों में, और क्योंकि कंटेंट इस तरह से लिखा गया है, लोगों ने महसूस किया है, दर्द लिखा है, तो ये तो है मैं जो कह रहा था। सरकारी नौकरी, देखिए मैंने तो की नहीं, और मेरे ऊपर कोई दबाव भी नहीं था सरकारी नौकरी का, लेकिन आप पूछें तो अब 15 साल प्राइवेट नौकरी करने के बाद
मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी वाली ज़िंदगी थोड़ी बेहतर है। तो मुझे इस बात का थोड़ा सा मलाल रहता है, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में क्या है ना कि कमर्शलाइज्ड बहुत ज़्यादा है ना। तो उसमें प्रेशर एक बाय डिज़ाइन उसमें प्रेशर इतना ज़्यादा है कि मुझे लग रहा है कि बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो कभी कभी मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि काश मैंने भी कुछ ऐसा चुना होता, एक सरकारी नौकरी वाला रास्ता। शायद मुश्किल सा होता शुरू में, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक दिल में एक है थोड़ी सी ना चोट की भाई सरकारी नौकरी वाला रास्ता भी एक रास्ता हो सकता था। बट उसमें सक्सेस रेट, मतलब आप लेट्स से फॉर एग्जांपल यूपीएससी है, हाँ, तो आप 10 लाख लोग या 5 लाख लोग दे रहे हो, जी जान लगा दें पूरी अपनी 5 की 5 लाख, बहुत सीरियसली, बहुत ज्ञान है, तब भी वो सेलेक्ट तो एक्चुअली 1000 लोग ही होने। हाँ, कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा है। बाकी जगह ऑफ कोर्स रास्ते ज़्यादा हैं, इंजीनियरिंग कर ली, ये कर मतलब ली। आप जैसे प्राइवेट में अगर वो 5 लाख लोग जेन्युइनली स्किल डेवलप कर रहे हैं, तो 5 लाख की जॉब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोल में फिट होएंगी। मुझे जो ये चीज़ बात समझ में नहीं आती, सरकारी नौकरी बड़ी दिलचस्प लगती है, वो ये है कि इतने लोगों का सरकारी नौकरी के पीछे भागने का जो रीज़न है वो क्या है। और रीज़न मोस्टली मुझे लगता है कि रीज़न ये है कि मतलब वो एक पहले से चला आ रहा है कि है ना कि सरकारी नौकरी में कहते हैं ना कि भाई लाल बत्ती के लिए लोग नौकरी करते हैं, लाल बत्ती के लिए यूपीएससी करना चाहते हैं। तो एक जो दबदबा वाला फीलिंग है या जो भी है उसमें, देखिए तैयारी अभी हम कर रहे हैं, हम आप बात कर रहे हैं 1% 2% लोग कर पाते हैं। नॉइज़ भी तो बहुत ज़्यादा है ना, उसमें नॉइज़ भी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग चले गए। अब जैसे सरकारी नौकरी का तो नहीं पता, जैसे मैं दिल्ली गया था अपने छोटे से शहर से फिटजी की तैयारी करने, आईआईटी की। मेरा प्रीलिम्स में हो गया, मेंस में नहीं हुआ। अब आप अगर मुझसे अब ईमानदार, अच्छा मैं अपने जिले का टॉपर था, तो उम्मीदें थी, मैं पढ़ने में अच्छा भी था, फिजिक्स वगैरह बड़ी अच्छी थी मेरी तैयारी के समय भी। लेकिन अगर आप मुझसे अब पूछें ईमानदारी से, तो मुझे लगता है मैं दिल्ली में नॉइज़ था, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके वो मेरा या तो सिंक नहीं था, या टेम्परामेंट नहीं था, या नहीं थी तैयारी, उस किस्म की तैयारी नहीं थी, है ना। तो उसमें लगा कि हैं क्योंकि घर वालों ने भेज दिया है, रुके हैं तो करना है। तो आई थिंक यूपीएससी में भी ऐसी बहुत भीड़ है एस्पिरेंट्स की भी ना, मतलब एस्पिरेंट्स बनना भी एक बात हो गई है। हाँ, तो लोग लिखते हैं अपने बायो में हाँ, यूपीएससी एस्पिरेंट। हाँ, तो वो उसका एक फैंटेसी है उस चीज़ की कि भाई मैं एस्पिरेंट ही बन जाऊं। लेकिन जो सही में उस स्तर पे तैयारी कर रहे हैं, या समझ के उसके पीछे कई सारी और चीज़ें हैं। मैं नहीं कहता कि लोग मेहनत नहीं करते, लेकिन नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो अर्ली डिसीजन मेकिंग हमारे यहाँ थोड़े ऑप्शंस भी कम हैं वैसे तो, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि थोड़ी डिसीजन मेकिंग भी फास्ट उसमें थोड़ी की जाए कि भाई 6 अटेम्प्ट तक आप कर रहे हो, फिर रियलाइज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं पहले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में आपको समझ में खुद तो आ जाता है। हाँ, मतलब ये एग्जाम एक ऐसी है कि नहीं समझ में आता। मतलब आप उठा के देखोगे यूपीएससी पेपर, तो आपको जेन्युइनली लगेगा कि यार ये तो मैं ही मतलब मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसको, इवन आपकी जीरो तैयारी है। तो जो लोग कुछ जान लेते हैं उसके बाद तो लगता है कि यार ये तो हो जाएगी इस बार, नहीं तो अगली बार। और वो पूरा साइकिल ऐसा है कि आपका 7 दिन पहले 10 दिन पहले रिजल्ट आ रहा है प्रीलिम्स से, तो नहीं हुआ तो आपको दुख मनाने का भी शौक नहीं मिल रहा है, वापस से आप दूसरे प्रीलिम्स में घुस गए। तो बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत है। अब कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये चेंज होता है, बट जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जिन्होंने 5-6 अटेम्प्ट दे लिए, मैंने लोगों से बात की है, बहुत बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है यूपीएससी लोगों को। एंड मेरे को भी कई मैसेजेस वगैरह आते हैं। जिस एज ग्रुप में वो कर रहे हैं, वो एज ग्रुप ऐसा है कि जैसे आप उससे बाहर निकलते हो, आपके साथ वालों की सबकी नौकरी लग जाती है या शादी हो जाती है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप सडनली खुद को एक असफल आदमी मानने लग जाता है। तो वो मैंने महसूस किया है लोगों की बातें सुन के कि, बट हाँ इवेंचुअली वो उससे बाहर निकलते हैं और कुछ अच्छा ही कर रहे हैं लाइफ में। नहीं करते हैं लोग, बट वो 6 महीने 1 साल का जो पीरियड होता है ट्रांजिशन वाला, वो बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। वो किस हद तक किसको इम्पैक्ट करते है किसको ही नहीं जानता। लाइए आखिरी चिट्ठा, इंडिया, हाँ मोहब्बत यार, मतलब देश। अच्छा ये भी उम्र का तकाजा कहिए, जो भी कहिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, सच पूछिए तो हर रोज़ लगता है कि लौट के वापस आ जाए। तो मेरी तो पूरी तैयारी है, लेकिन अब जिम्मेदारियां हैं तो थोड़ा सा रुके हुए हैं। उसका रीज़न क्या है? एक तो ऑफकोर्स आप जहाँ पले बड़े हैं तो आप एक सहजता लगती है आपको, है ना, ठीक है, आप चीज़ें मिस भी करते हैं, नॉस्टैल्जिया है, आना चाहते हैं। दूसरा रीज़न ये भी है कि जो लाइफ इंडिया के बाहर है देखने में बड़ी सुंदर लगती है ना, और कुछ बेनिफिट्स हैं उसके, लेकिन है अकेलापन वहाँ पे, है ना, क्योंकि आपको हर चीज़ अपने आप फिगर आउट करनी पड़ती है, कम्युनिटी भी आपकी लिमिटेड है, और आप सेकेंडरी सिटीजन रहते हैं। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा हूँ, आप चाहे कहीं भी रहें दुनिया के, किस जो लोग यूएस में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप हमेशा सेकेंडरी सिटीजन रहेंगे,
है ना, और वो फीलिंग आपको रहती है। मतलब कैसी फीलिंग होती है सेकेंडरी बिजनेस? मतलब वो देखिए, एक तो एंटाइटलमेंट की भी थोड़ी सी फीलिंग होती है ना, कि मतलब आप लोकल अगर हैं तो एंटाइटलमेंट्स आपके ज़्यादा रहते हैं, तो वो एक रास्ता, एक बात ये हो गई। दूसरा ये कि कल्चरल फिट, मतलब आप चाहे कितना भी, आपको मान लीजिए कि जैसे सिंगापुर में लिटिल इंडिया है, चले गए तो वो सब कुछ इंडिया जैसे ही लगता है, वहाँ पे दुकानें हैं, खाना है, खूब बढ़िया मिलता है, इंडियन खाना सब कुछ है, लोग भी मिल जाते हैं बोलने वाले, हिंदी भी बोलने वाले, इंडियंस वैसे भी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन फिर भी आप उसमें लगता है कि आप फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो एक हर तरह का एक प्रिकॉशन है। अच्छा, आप बहुत सी चीज़ों को मॉडरेट करते हैं, आप जब लोगों को रहने, चाहे वो उठने बैठने में, ऑफिस में, हर जगह, तो आपने एक तरह से अपनी ज़िंदगी में कंस्ट्रेंट लगाए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आपको उसमें फिट होना है। आप कहीं भी दूसरी सोसाइटी में रह रहे हैं तो आप उसमें इंटीग्रेट करेंगे ना, तभी आप कुछ आगे कर पाएंगे। तो एक वो प्रेशर, अच्छा, उम्र बढ़ने के साथ ना ये प्रेशर फील होता है। तो शुरू में इसको ये लगता है कि आप सीख रहे हैं, है ना, कि अब जैसे एक साधारण सा एग्जांपल ये देखें कि भाई शुरू में लगा कि छुरी कांटा से खाना आ गया, नाइफ एंड फोर्क से खा रहे हैं, तो अच्छी बात लगी ना, वो लगा कि एक अचीवमेंट है। अच्छा, अब वो घुटन बन गई है। अब लगता है कि अरे यार, क्यों खाएं, नहीं खाएंगे, मुझे हाथ से खाना अच्छा लगता है, सब कर लिया, ठीक है, नौकरी कर ली, पैसा कमा लिया, सब कर लिया, नहीं खाएंगे, हम हाथ से खाएंगे, क्यों जबरदस्ती दबाव में आकर हम छुरी और कांटे से ही खाएंगे। तो वो डेफिनेशन आपकी लाइफ में चेंज हो गई है ना। तो खासकर जब समय बीत जाता है तो बहुत महसूस होता है, मतलब सच पूछिए तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का, लोगों का, आप जिस स्वभाव में रहे, सहजता नहीं रह पाती, मतलब आप जिस परिवेश से बड़े हुए। तो ये है, इसलिए मैं तो सच कहिए कि हमेशा और लिख रहा हूँ हिंदी में, लोगों से जुड़ता हूँ, ये सब करता हूँ, तो लगाव बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और वापस आने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अपना देश सबको प्यारा है, सबको अपना अपना देश सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। एक चीज़ जो हमने इस पर बात नहीं की, लेकिन पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ और एक्नॉलेज करना चाहता हूँ इस चीज़ को, जो एक डिफरेंस, आप जब सोसाइटी की डिफरेंस पूछ रहे थे, तो उसमें भी एक चीज़ जो है, मुझे लगता है कि जो जिसमें हम बेहतर कर सकते हैं एक देश के हिसाब से, मेरी जो लर्निंग है वो ये है कि डेवलपमेंट और वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और मुश्किल है ना, कि हर चीज़ को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको, और उसमें काफ़ी काम हो भी रहा है। तो मैं उस चीज़ को लेकर बहुत, मुझे कोई निराशा नहीं है उस चीज़ से, मुझे बहुत आशाएं हैं, और मुझे लग रहा है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेज पे, ग्लोबल स्टेज पे सब अच्छा चल रहा है। एक चीज़ जो बहुत बड़ी डिफरेंस अंतर मैं देखता हूँ, और हर कंट्री में नहीं है, मैं भी शायद मैं सिंगापुर में हूँ जहाँ पे बहुत ये चीज़ अच्छी है और संतुलित है, वो ये है कि रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मुझे लगता है ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। और समहाउ वेरियस रीजन्स, जो विभिन्न कारणों से, मैं पॉलिटिकल एंगल से नहीं बोलना चाहता, इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन एक बुद्धिजीवी के हिसाब से, और मैंने जो ज़िंदगी देखी है, और एक हिचक जिसको आप कह लें कि हमारे हिंदुस्तान में क्या समस्याएं हैं, अगर उस बारे में बात करना आप चाहें, तो मुझे लगता है कि ये रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, और इसमें कोई बहुत रीसेंट फिनोमेना नहीं है ये एक मुझे लगता है कि कुछ सालों से सांस्कृतिक तौर पे हम बहुत सजग हैं इस चीज़ को लेकर, है ना। सांस्कृतिक तौर पे हम बहुत रिच हैं इस चीज़ के लिए, कि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं सांस्कृतिक, वो सब बहुत रिच हैं हमारे। मुझे लगता है पिछले 50, 60, 70 सालों में, या जो भी होगा, विभिन्न रीजन्स से जो रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी है, वो समहाउ लोगों के कल्चर में या लोगों के रोज़ के उठने बैठने में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, और ये एक बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि जब मैं उस बात डिग्निटी की बात करता हूँ, तो एक बच्चे की डिग्निटी, एक जानवर की डिग्निटी, एक औरत की डिग्निटी, एक बूढ़े की डिग्निटी, और डिग्निटी का मतलब बहुत सिंपल है। डिग्निटी का मतलब सिंपल है कि उसको अपनी एग्जिस्टेंस का कोई फियर नहीं होना चाहिए, किसी भी एक छोटे से छोटे जीव को भी। लाइफ में दो ही बेसिक प्रिंसिपल हैं, एक आपकी ज़िंदगी ज़रूरी है और मायने रखती है ना, आप, योर एग्जिस्टेंस मैटर्स। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि बाकी दूसरों की ज़िंदगी भी मायने रखती है। ये सोसाइटी का बेसिक पिलर है कि एवरी वंस लाइफ डिजर्व्स डिग्निटी। तो ये हम इस चीज़ को समहाउ एग्जिबिट नहीं करते। हम हिंदुस्तानी, हम जब बाहर जाते हैं तो हम इस चीज़ को एग्जिबिट करते हैं, तो हम कर रहे हैं। हमें कचरा फेंकने से भी सोच रहे हैं, किसी बच्चे को आप कुछ बोल नहीं सकते, किसी को आप बुरी नज़र से देख नहीं सकते, ये सब चीज़ें, क्योंकि वो सोशल नॉर्म बन गई। हम इंडिया में इस चीज़ को लेकर लगता है कि हमें और सजग होने की ज़रूरत है। यार, ये कब करेंगे हम इस चीज़ को फिक्स? क्योंकि मतलब बाहर में अगर आप जाके देखेंगे तो एक वृद्ध इंसान की, जो आप मान लीजिए कोई आ गया, एक बच्चा आ गया, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लोगों का जो उठने बैठने का तरीका है, लोगों की सोशल अवेयरनेस है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप लिफ्ट के अंदर घुस रहे हैं, क्यों रुक गए, किसी बच्चे को आगे जाने दें, किसी बूढ़े को आगे जाने दें। ये बेसिक कर्टसी है। इससे क्या होता है कि आप किसी को धक्का मार के नहीं जा सकते। ये बहुत बड़ा, मतलब सिंगापुर वगैरह में तो अगर आपने किसी को धक्का मार के ऐसे आप जेल चले जाएंगे, आप नहीं कर सकते हैं ऐसा। दिस इज नॉट अलाउड कि आपने किसी को ऐसे टच कर दिया चले गए, पीछे से किसी को गाना गा दिया,
आप समझ रहे हैं क्यों कर देंगे आप? कोई बच्चा है और उसके सामने आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो बच्चे के सामने नहीं करनी चाहिए। मान लिया आपने सिगरेट पी दी, क्यों पी दी सिगरेट? उसका आप असर समझ रहे हैं क्या होता है बच्चे के स्वास्थ्य पे, बच्चे की मानसिकता पे? आपने कोई पोस्टर लगा दिया, आपने कुछ बोल दिया, आपने कुछ ऐसा कर, तो ये जो ह्यूमन लाइफ की जो डिग्निटी है या ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इतना लंबा इस पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हम सबको सीखने की ज़रूरत है। और अगर ये एक चीज़ फिक्स हो जाएगी और इसके इर्द गिर्द बाकी जो मुद्दे हैं कि वो राजनीतिक मुद्दे हों, धार्मिक मुद्दे हों, ये सब आप उसको अलग रखिए, है ना, ठीक है, और फिक्स वहाँ से ही आएगा। लेकिन ये बेसिक, चाहे उसके लिए आपको लॉ इन्फोर्स करना पड़े या जो भी करना पड़े। जैसे आपने सुना होगा सिंगापुर में एक कहानी है कि, कहानी नहीं सच है, कि आप च्युइंगम सड़क पर नहीं फेंक सकते। च्युइंगम खाना ही अलाउड नहीं है एक्चुअली। च्युइंगम अगर आप खाएंगे तो सजा हो जाती है। उसका रीज़न क्या है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को गंदा करेंगे, च्युइंगम का चिपकता है तो आप खाएंगे कहीं चिपका देंगे। तो वो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है लॉ का, लॉ इन्फोर्समेंट का। उसी तरह से वहाँ हर चीज़ के लिए लॉज हैं। तो कहीं ना कहीं हर जगह मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो लॉ इन्फोर्समेंट है इस चीज़ को लेकर, तो बेसिक डिग्निटी, मतलब पिछले, अगर आप ट्विटर, मैंने आपसे ही कहा, मैंने अपने फ़ोन से ट्विटर डिलीट कर दिया है। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि आपको अगर सच बताऊं, पिछले साल भर पहले मैंने ये किया होगा। पहले मैं थोड़ा एक्टिव था, वहाँ भी ऑडियंस बना रहा था, पढ़ता था, देखता था। कुछ ऐसे वीडियोस आते हैं मेरे आंखों के सामने कि एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। मतलब एक इंसान के तौर पे, चाहे वो कोई इस तरह की वीडियो हो गई, कोई रेप केस या इस तरह की कोई वीडियोस हो गई, या फिर बच्चे हो या जानवर को लेकर क्रूरता, और ऐसी कहानियां पहले तो ये घटित हो रही हैं, दूसरा इनका प्रचार हो रहा है, लोग इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, इस कंटेंट के ऊपर बहस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और उस पर विवाद भी चल रहा है, उसको कोई सही भी बता रहा है। तो आप समझ रहे हैं कहाँ जा रहा है समाज। तो मुझे लगता है कि ये बेसिक रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी को अब जरूरत है एनफोर्स करने की। ये समझ से नहीं आएगा, ये संस्कृति से भी नहीं आएगा, सिर्फ कहने से कि हम संस्कारी हैं ये नहीं आएगा। ये इसको थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा। आप चाहे उसको लॉ कहें, ऑर्डर कहें, या आप सामाजिक एजुकेशन ज़्यादा कह लें, जो भी कह लें, लेकिन ये एक बड़ा गैप मैं बहुत देखता हूँ। तो मतलब मुझे टू बी ऑनेस्ट लगता है कि मोर देन लॉ, वो जब तक सोशल अवेयरनेस नहीं है लोगों में, उनकी वजह से, फॉर एग्जांपल दहेज के लिए बहुत पहले लॉ बन चुका है, बट आज भी इंडिया में चल रहा है। मतलब IAS IPS ऑफिसर ले रहे हैं जो उस रूल को एग्जीक्यूट करने के लिए बने। तो अनलेस अनटिल आप में अवेयरनेस ही नहीं है कि क्यों नहीं लेना है। हाँ, तो इसमें शिक्षा का है थोड़ा सा हाथ। वही आप देखिए, बहुत बड़ी समस्या है, इसको सॉल्व करना इतना आसान है। आई थिंक वो बहुत होलिस्टिक अप्रोच करना पड़ेगा, ये सब तरह से पुश किया जाए। बट ये कई साल बाहर रहने के बाद या दुनिया देखने के बाद ये एक बड़ी पीड़ा रहती है दिमाग में मुझे कि बेसिक लेवल पे ह्यूमन लाइफ की, मतलब ज़िंदगी थोड़ी सस्ती सी हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो ये थोड़ा सा हम लोग सब मिलकर अगर इसको फिक्स करें ना, तो बाकी तो सब कुछ बहुत आसान भी तुम्हें हिंदुस्तान के लिए, चाहे वो इकोनॉमी कहिए, चाहे वो आप कहिए कि चेंजेस हो रहे हैं, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल चेंजेस हैं, उसके इश्यूज भी हैं और सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुल मिला जुलाकर मुझे लगता है कि हम आगे ही बढ़ने वाले हैं यहाँ से, है ना। तो हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और पूरी दुनिया की नज़रें हमारे ऊपर। ठीक है, आई थिंक इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं और जो एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, और ये बेसिक वैल्यूज आई थिंक हमारे कल्चर में ऑलरेडी रूटेड है, जस्ट हम भूल गए हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हुआ है, किसी और चीज की चकाचौंध में कुछ दशकों में मैं कह रहा हूँ, तो ऐसा कुछ हुआ है। बाकी खैर टॉपिक तो बहुत सारे हैं जिन पे बातचीतें की जा सकती है। कैसा लगा आपको बात करके? या नहीं, बहुत अच्छा लगा। एक तो बहुत नेचुरल फ्लो रहा कॉन्वर्सेशन का, कई बातें आपने निकलवाई जो मैंने शायद इसके पहले किसी और इंटरव्यू पे नहीं कही होंगी बातें, और बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक थे। कवरेज भी मुझे लगता है हमने सारे लगभग जो जरूरी हिस्से हो सकते थे हमने छुए हैं। बिल्कुल। तो बहुत नेचुरल फ्लो रहा। बाकी कुछ जो भी इसको देख रहे हैं, जो इस अंत तक पहुंचे होंगे देखते देखते, उनको आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, एक मैसेज जो मैं जनरली अपने राइटिंग के थ्रू भी कर रहा हूँ, या जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं जिन बातों को लेकर कह रहा हूँ, वो ये है कि अपना ख्याल रखिए। है कि ये जो बहुत सारे मैसेज चल रहे हैं, सेल्फ लव और सेल्फ हेल्प और वो सब चीज़ें, बट बहुत बेसिक, बहुत सहज तौर पे आप अपना ख्याल रखिए। कोई जो आदमी अपना ख्याल नहीं रखता, जो इंसान अपना ख्याल नहीं रखता, वो दूसरों का उससे कोई भी एक्सपेक्टेशन रखना कि प्रेम, रिवॉर्ड, किसी भी तरह की कोई चीज़ अगर आप कह लें, एक्सेप्टेंस कहीं पे जाके नहीं मिलती है ना। तो आप अपने आप पे ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो आपकी अपनी हेल्थ है, चाहे वो आपकी अपनी ग्रोथ है। अपने आप पे काम करें। मतलब कई बार हम ये होता है कि फंस गए किसी चीज़ में, रुक गए हैं, कहीं पे स्टक फील कर रहे हैं, तो क्या है कि हम ब्लेम करते हैं लोगों पर, सिचुएशंस को ब्लेम करेंगे, लोगों को ब्लेम करेंगे,
लेकिन उसमें आपको सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए और खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये कि मैसेज क्रॉस है, चाहे मेरी किताबें हैं, कविताएं हैं, जो भी हैं, मैं उसमें हर जगह ये कह रहा हूँ लोगों को कि, और मैं खुद पे भी काम कर रहा हूँ इस चीज़ पे, कि अपनी अनलर्निंग कीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। कि मतलब ऐसा लगता रहा कि मतलब आप सब सही करते आए हैं, या आपको अपनी लाइफ को, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, बट अनलर्न करने की भी बहुत सारी ज़रूरत है, क्योंकि हम सब लोग अब कहीं ना कहीं ये कंडीशनिंग से आए हैं, बायस से आए हैं, अपने अपने पूर्वाग्रह हैं हमारी अपनी ज़िंदगी के, जिन कहानियों से हम जी कर आए हैं, तो उसको अनलर्न करना ज़रूरी है। और वो भी एक सेल्फ डेवलपमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है ना। तो अगर आप वो कर लेते हैं तो आई थिंक मतलब खुश होने के थोड़े आसार हैं ज़िंदगी में, मतलब आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहाँ सुकून के पास पहुँच सकते हैं। तो ये मैं सीख रहा हूँ, इसलिए सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अनलर्न कीजिए चीज़ों को, और किताबें पढ़िए। मतलब मैं खुद पढ़ता हूँ, काफ़ी कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, और जैसा मैंने बताया कि सीखने का वही ज़रिया है। आप हर इंसान रिस्क टेकर नहीं है, हर आदमी लाइफ में बहुत एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकता। तो दूसरों ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उनके जो अनुभव हैं, उनसे सीखिए। बाकी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बिल्कुल, कोशिश रहेगी हमारी भी। बाकी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। बहुत बढ़िया संवाद और बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल कर आई। आपके पॉडकास्ट के लिए भी शुभकामनाएं, आगे भी अच्छे अच्छे गेस्ट आते रहें और बढ़िया कुछ कंटेंट बनता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश रहेगी।